हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज पे। आज हम बात करने वाले हैं आपके सोशियोलॉजी के एक चैप्टर जिसका नाम है जिसका नाम है बच्चे सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी निरंतरता और उनमें क्या परिवर्तन, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं और एक ही क्लास में आपका चैप्टर पूरा फिनिश करने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आप सभी को सब चीज़ क्लियर करते हुए चैप्टर एक ही क्लास में हम ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए पानी वानी पी के खाना वाना खा के बैठ जाइए, ताकि जो है आप एक ही बार में ये चैप्टर पूरा फिनिश कर सके हमारे साथ और चीज़ें समझ सके, जान सके कि क्या है इस चैप्टर में। आसान भाषा में आपको समझाएंगे इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कास्ट की। कास्ट क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा अपने आसपास समाज में, ये उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, मैं इस कास्ट का हूँ, ये उस कास्ट का है। जाति, कास्ट, आखिर जाति या कास्ट क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इसको जाति बोलते हैं। क्या होता है जाति? क्या होता है जाति? तो द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम पुर्तगीज वर्ड कास्टा, यानी पुर्तगाली शब्द है कास्टा। कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है कास्टा, उससे बना है कास्ट, विच मीन प्योर ब्रीड। इसका मतलब क्या है? शुद्ध ब्रीड। क्या मतलब है? प्योर ब्रीड। कास्ट का मतलब क्या है? प्योर ब्रीड। ब्रीड का मतलब क्या होता है बच्चे? ब्रीड का मतलब कोई जाति। ठीक है, ब्रीड का मतलब क्या होता है? कोई जाति। तो शुद्ध ब्रीड से क्या मतलब है? शुद्ध ब्रीड से मतलब है कास्ट का, और पुर्तगाली वर्ड है कास्टा, उससे बना हुआ है। पुर्तगाली वर्ड कास्टा से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या है? शुद्ध ब्रीड। क्या मतलब है? शुद्ध ब्रीड। क्लियर है? यानी कि शुद्ध नस्ल कह सकते हैं, शुद्ध नस्ल, शुद्ध नस्ल। तो जो कास्टा वर्ड है उसका मतलब क्या है? शुद्ध नस्ल या शुद्ध ब्रीड, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। फिर उसके बाद इन अदर वर्ड्स इट ऑल्सो मीन अ ग्रुप, यानी दूसरे शब्दों में इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप, एक समुदाय, एक कम्युनिटी भी इसका मतलब है। दूसरे शब्दों में इसका क्या मतलब है? एक समुदाय या एक ग्रुप भी इसका मतलब है। ठीक है, कास्ट का मतलब क्या है? ऑल्सो मीन अ ग्रुप, कम्युनिटी ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का एक समूह। कास्ट का और मतलब क्या है? लोगों का एक समूह। भाई कास्ट जो होती है, जाति भी होती है, वो तो एक समूह होते हैं, वो भी तो ग्रुप होते हैं लोगों के। तो कास्ट का दूसरा मतलब क्या है? लोगों का समूह। कास्ट इज ऑल्सो नोन एज कास्ट, जाति। कास्ट को क्या कहते हैं? जाति। हिंदी में जाति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाति भी कहते हैं। तो कास्ट का मतलब दूसरे शब्दों में क्या है? जाति भी होता है, और इसका मतलब ऐसे क्या है? लोगों का समूह। ठीक है, या प्योर ब्रीड। फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या है? एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? डिटरमाइन बाय बर्थ, यू आर बॉर्न इनटू योर स्टेटस, नो चॉइस परमानेंट, यानी कि जन्म से निर्धारित होता है। क्या होता है? जन्म से निर्धारित होता है। आप आपकी योर बॉर्न इनटू योर स्टेटस, आप अपने स्टेटस में बॉर्न होते हैं, और क्या होता है? ये परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट। भाई आपकी जाति है, आप कहीं बॉर्न हुए हैं तो परमानेंट क्या होंगे? आप उसी जाति से बिलोंग करेंगे। आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना, वो तो परमानेंट। आप जहां से जन्म आपका हुआ, तो जन्म से आपको जो जाति मिल जाती है वही तो आपकी जाति होती है अंत तक, है नहीं? तो ये फिर हेरिकल सिस्टम क्या है? ये क्या होता है? एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वर्गों को एक सीक्वेंस में रखा गया है। जैसे सबसे ऊंची जो स्थान है, अभी आपको पिरामिड दिखाएंगे, उसमें बताएंगे सबसे ऊंचे स्थान पे ब्राह्मण जैसे रख दिया गया, फिर उसके अगले स्थान पे फिर ऐसे ऐसे करके, तो सबसे लास्ट में क्या रखे गए? आपके शूद्र रखे गए। ठीक है, तो इस तरह से उसको डिवाइड किया गया। फिर आपका एंडोगेमस मैरिज। एंडोगेमस मैरिज क्या है? मैरिज विद इन योर कास्ट बट आउटसाइड योर गोत्र, यानी कि आपकी कास्ट में सेम कास्ट है, बट गोत्र जो है वो अलग। यानी किसमें मैरिज? मैरिज होनी है सेम कास्ट में, और गोत्र अलग होते हैं। सेम कास्ट में मैरिज, सेम कास्ट होती है, लेकिन जो आपका गोत्र है वो अलग, गोत्र अलग। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिस्ट क्या है? ईच कास्ट हैज इट्स ऑन रूल, यानी कि हर जाति के क्या होते हैं? अपने कुछ नियम होते हैं। हर जाति के, हर व्यक्ति के अपने कुछ नियम होते हैं। आप चार लोग हैं वीडियो देखने वाले, तो चारों में किसी के रूल कुछ और होंगे। कोई क्या पसंद करता होगा? कोई एक बार एक सांस में वीडियो देखना पसंद करता होगा, कोई सोचता होगा कि 10 मिनट देखें फिर पानी पी लें, फिर 10 मिनट देखें कुछ खाना खा लें फिर देखें, है नहीं? कोई लेट के देखना पसंद करता है, तो कोई बैठ के देखना पसंद करता है। सबके अपने रूल होते हैं। तो इसमें क्या है? ईच कास्ट हैड इट्स ऑन रूल, हर कास्ट के, हर जाति के अपने रूल होते हैं। एंड रेगुलेशन, और उनके कुछ रेगुलेशन इन टर्म ऑफ फूड, जैसे कि उनके खाने में, उनकी क्या परंपराएं, रिचुअल्स में, उनके बिलीव में, उनके नॉर्म्स में। एंड द मेंबर हैव टू फॉलो देम स्ट्रिक्टली,
और क्या होता है, यानी कि उनकी उनकी जो प्रत्येक जाति जो होती है, उनके रीति रिवाज में, उनके विश्वास में, उनके मानदंड में, सभी में क्या होते हैं, नियम और कानून होते हैं, और सदस्य को उनको सख्ती से पालन करना पड़ता है। सदस्य को, ऐसे जाति छोड़िए, अपने परिवार में देखिए, आपके घर में पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, तो वो क्या होते हैं, घर के भी कुछ नियम कानून होते हैं। आप बच्चे होते हैं तो आपके लिए कुछ नियम कानून होते हैं कि आप 9 बजे से पहले घर पे अंदर एंट्री कर लेंगे, ठीक है, आप इतने बजे सो के उठेंगे, आप हर चीज़ पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। जब बच्चे होते हैं आप, तो आप उसको, आपको सख्ती से पालन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता उसका? भाई आपको सख्ती से उसका पालन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो वैसे ही क्या, इनके कुछ नियम कानून होते हैं जिसमें हर एक सदस्य को क्या करना पड़ता है, हर एक सदस्य को जिसका सख्ती से पालन करना पड़ता है। तो ये सिस्टम आपको बताया जा रहा था, ये सिस्टम बताया जा रहा था। कहा कि भगवान के ब्राह्मण जो थे वो शीश से प्रकट हुए ब्राह्मण, और भुजाओं से क्या बने, क्षत्रिय। भुजाओं से क्या बने, क्षत्रिय, और उनकी जो जांग थी उनसे क्या बने, वैश्य बने, और पैरों से क्या बने, शूद्र बने, और उसके बाद जो है दलित, ठीक है, उसके बाद आए दलित, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचा रखा गया, कास्ट में ब्राह्मण को सबसे ऊंचा रखा गया, पंडित या ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, ठीक है, सबसे ऊंचा। ये सब क्या करते थे, शिक्षा का लेना देना, आदान प्रदान, भाई गुरु होते थे ये सब। फिर उसके बाद क्या, क्षत्रिय को रखा गया। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, युद्ध, योद्धा। आप सुनोगे मैं क्षत्रिय हूँ, लड़ने के लिए जन्म हुआ। तो क्षत्रियों का काम क्या होता है, जैसे रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, वेरियस योद्धा वगैरह होते, युद्ध वगैरह जो लड़ते थे वो क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय का कहते क्षत्रिय धर्म का पालन करो, युद्ध करो, कहते हैं। महाभारत में भी कहते हैं क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, क्षत्रियों वाली भाषा बोलो, क्षत्रिय हो तो युद्ध का नियम पालन करें। क्षत्रिय का मतलब कि एकदम युद्ध के लिए तैयार। फिर उसके बाद क्या आता है, वैश्य आते हैं। तो ये क्या होते हैं, आर्टिसन, ट्रेड्समैन और फार्मर, मर्चेंट, ये छोटे मोटे काम करते थे अपने, फार्मर, किसान वगैरह ये सब। फिर आपके शूद्र आते थे, ये मैनुअल लेबर्स वगैरह जो होते थे। फिर आपके आ गए दलित, अनटचेबल, स्ट्रीट क्लीनर, यानी कि जो गंदगी वगैरह साफ करने वाले, या जो है नी मल वगैरह साफ करने वाले, ये सब दलित के काम थे। इनको लोग इनको अनटचेबल, इनकी छूते नहीं थे, इनको गंदा मानते थे। और ब्राह्मण को सबसे अच्छा माना गया, सबसे श्रेष्ठ माना गया, और इनको गंदा माना, अनटचेबिलिटी चलती थी। तो इस तरह से तो शूद्र का निर्माण कहाँ हुआ, पैरों से, फिर जांघों से क्या हुआ, वैश्य का निर्माण, फिर भुजाओं से क्षत्रिय का, और मस्तक से ब्राह्मण का, ऐसे बताया गया था। ये आपका वेद के अनुसार बताया गया, किसके, वेद के अनुसार बताया गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन प्योरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन प्योरिटी, ये क्या कह रहा है, तो ब्राह्मण आर कंसीडर एड सुपीरियर एंड प्योर एंड शूद्र वर कंसीडर एड इंफीरियर एंड इम्प्योर। हेंस इफ अ लोअर कास्ट पर्सन टच एन अपर कास्ट पर्सन, दे कंसीडर देमसेल्फ एज impure and go through ritual to clean themselves। क्या कह रहा, ब्राह्मण को क्या सबसे श्रेष्ठ माना गया, मैंने आपको क्या बताया, जो ब्राह्मण थे उनको सबसे श्रेष्ठ माना गया, और वहीं पे शूद्रों को क्या माना गया, अछूत माना गया, अनटचेबल माना गया, ये गंदे होते हैं ऐसा माना गया, इनको छूना नहीं है। तो यदि कोई अगर जो नीची जाति का व्यक्ति जो होता था, वो क्या करता था, वो किसी ऊंची जाति व्यक्ति को छू लेता था, तो क्या करते थे, वो अपने आप को अशुद्ध मानने लगते थे। वो कहते, उनको लगता था हम प्योर नहीं रह गए, हम इम्प्योर हो गए। फिर अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या होते थे, उनके कुछ रिचुअल्स होते थे, उनके द्वारा उनको शुद्ध किया जाता था। यानी सोचिए इतना तगड़ा वो था कि ब्राह्मण को सबसे ऊंचा मानते, अच्छी बात है, लेकिन शूद्र को इतना नीचा मानते थे कि उनको अगर कोई शूद्र से अगर ब्राह्मण को छू भी लेता था तो उनको लगता था कि हम अपवित्र हो गए हैं। फिर उनके लिए कुछ रिचुअल्स होते थे उनको शुद्ध करने के लिए। मतलब इतना तगड़ा जाति व्यवस्था थी, इतनी मतलब जातिवाद जो है आपको देखा जाए तो अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि बताइए, किसी ने अगर छू लिया, इंसान है वो भी, उसने अगर छू लिया ऊंची जाति वाले को, तो उसको लगता था मैं बहुत गंदा हो गया, अब मुझे साफ होने की जरूरत है, उसके रिचुअल्स अपनाए जा रहे हैं, उनकी सफाई की जा रही है उसकी। तो इतना तगड़ा फैला हुआ था सब। तो सेगमेंटेड डिवीजन, सेगमेंटेड डिवीजन में क्या हुआ, द होल सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड सब कास्ट। पूरी जो सोसाइटी थी, पूरा समाज था, उसको जाति और उपजाति में बांटा। क्या उसको कहां बांटा, पूरे समाज को जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था, पूरा समाज जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। फिर ऑक्यूपेशन, ब्राह्मण वर मीन टू बी प्रिएस्ट, टीचर, क्षत्रिय, क्षत्रिय वर मीन टू बी वेरियर्स, ठीक है, वैश्य वर मीन टू बी बिजनेसमैन और ट्रेड्स, एंड शूद्र वर मीन टू बी सर्व द रेस्ट एंड डू ऑल द डर्टी वर्क। यानी कि काम भी सबके जाति के हिसाब से बटे थे, काम भी जो थे वो सबके जातियों के हिसाब से डिवाइड थे काम, ठीक है। तो कैसे, जो ब्राह्मण होते थे वो क्या होते थे, या तो पुजारी होते थे, या क्या होते थे, टीचर यानी कि शिक्षक होते थे, ठीक है। और क्षत्रिय क्या होते थे, योद्धा होते थे।
और आपके वैश्य क्या होते थे, आपके व्यापार करते थे वो। और शूद्र जो थे वो उनका काम क्या था, सेवा करना, सारी गंदगी साफ करना, गंदे काम करना के लिए उनको नियुक्त किया जाता था। यानी कि शूद्र को ब्राह्मण सबसे टॉप के काम करते थे, मंदिर में पुजारी, शिक्षा देना। उसके बाद जो आपके क्या थे, क्षत्रिय थे, उनका काम था युद्ध वगैरह। फिर जो शूद्र थे उनका काम था बिजनेस वगैरह। और जो दलित थे नहीं शूद्र नहीं सॉरी, जो आपके कौन थे, वैश्य थे, उनका काम बिजनेस वगैरह। जो शूद्र थे उनका काम क्या था, सब सारा गंदा काम, सफाई सुथरा उनको उनके हिस्से में आया। तो काम भी जो थे वो जाति के हिसाब से डिवाइड थे, यानी कि जाति के हिसाब से काम आपको मिलता था, ठीक है ना। तो नो सोशल मोबिलिटी, देयर वॉज नो मोबिलिटी इन द टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय की कोई दृष्टि से कोई गतिशीलता नहीं थी, कोई मोबिलिटी नहीं थी व्यवसाय की दृष्टि से, कोई गतिशीलता व्यवसाय की दृष्टि से क्या थी, नहीं थी। प्रिंसिपल ऑफ कास्ट, कास्ट के प्रिंसिपल क्या थे, सिद्धांत क्या थे जाति के सिद्धांत क्या थे। तो डिफरेंशिएट एंड सेपरेशन, डिफरेंशिएट एंड सेपरेशन, सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना, डिफरेंस का मतलब ही अंतर। तो सेपरेशन इन ईच कास्ट इज डिस्टिंक्ट बाय इटसेल्फ एंड हैज इट ऑन रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि जो प्रत्येक जाति थी उसका क्या था, अपने आप में एक सेपरेशन था और उसके अपने आप में कुछ नियम कानून थे। हर जाति का एक क्या था, पृथक्करण था और उसके अपने क्या थे, अलग नियम कानून थे, ठीक है ना। प्रत्येक जाति में पृथक्करण अपने आप में अलग है, सेपरेशन इन ईच कास्ट इज डिस्टिंक्ट बाय इटसेल्फ, और उसके कुछ क्या थे, नियम कानून थे, ठीक है, नियम कानून थे। तो जैसे आपको बताया भी, एस्क्राइब स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ठीक है, एंडोगेमस मैरिज, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड प्योरिटी, ये सब आपको बताया पीछे। फिर होलिज्म एंड हेरेची, तो ये क्या था तो ईच कास्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर कास्ट सिस्टम रेदर देन एग्लिटेरियन सिस्टम, ईच कास्ट हैड इट्स प्लेस इन द हेरिचल सिस्टम, यानी कि प्रत्येक जाति जो थी वो आपकी समाजवादी व्यवस्था के बजाय दूसरी जाति व्यवस्था पर निर्भर थी, यानी कि हर जाति दूसरी जाति पर कैसे निर्भर थी, भाई उसका काम क्या करता, किसी जाति ऊंची है वो पढ़ा रहा, उसकी सफाई का काम कौन कर रहा, नीची जाति वाला कर रहा है नहीं, तो लिखा पढ़ी का काम कौन कर रहा, उसके अलग जाति वाला का। तो जो प्रत्येक जाति थी समाज व्यवस्था के बजाय दूसरी जाति व्यवस्था पर निर्भर थी, ठीक है। और जो आपका जो एक तरीके से कहते हैं पदानुक्रम था, जो क्या था आपका एग्लिटेरियन सिस्टम, यानी पदानुक्रम के हिसाब से था, यानी कि हर पद की अलग जाति के हिसाब से उसके हिसाब से पद था, यानी कि जाति व्यवस्था में क्या था, जाति का अपना स्थान था और प्रत्येक जाति क्या था, अपने पद पे रहती, जैसे पंडित जो है या जो ब्राह्मण है वो अपने पद पे, उनका काम अलग है, फिर वैश्य का, ऐसे ऐसे करके सब पदानुक्रम पे रहते थे। तो प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय भी था। ईच कास्ट ऑल्सो हैज इट्स ऑन ऑक्यूपेशन, प्रत्येक जाति का क्या था, अपना व्यवसाय भी था, लेकिन सामाजिक गतिशीलता नहीं थी, सोशल मोबिलिटी नहीं थी, ठीक है। हेरिकल सिस्टम आपको बताया क्या था, कि जहां पे क्या होता है, हर जाति का एक अपना स्थान होता है और उसको उसके काम के या उसकी जाति के अनुसार ऐसे ऐसे करके प्रिज्म के हिसाब से नीचे से ऊपर ऐसे बांटा जाता है, प्रिज्म के हिसाब से उसको नीचे से ऊपर बांटा जाता है। जैसे सबसे ऊपर रख दिया किसको, सबसे ऊपर ब्राह्मण को रख दिया, है नहीं, फिर उसके बाद क्या रख दिया, उसके बाद क्षत्रिय को रख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद किसको रख दिया, वैश्य को, फिर उसका शूद्र को, ऐसे करके प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन प्योरिटी, सेगमेंटेड डिवीजन, ठीक है। आगे कास्ट एंड कोलोनिज्म, कास्ट एंड कोलोनिज्म। तो व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब अंग्रेज भारत आए, दे वर शॉक्ड बाय थिंग्स, वो क्या हुए, वो चीजों से हैरान हो गए। कौन सी चीजों से हैरान रहे, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। अनटचेबिलिटी मतलब जो जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीची वाली जाति वाले लोगों को छूना नहीं पसंद करते थे, वो सोचते थे हम इनको छुएंगे तो गंदे हो जाएंगे, तो अनटचेबिलिटी, वो टच नहीं करते थे एक दूसरे को, उनके उनके छूने से भी सोचते थे चीज गंदी हो गई। उनके चूजे, छोटी जात का जो आदमी होता था वो कोई चीज अगर छू लेता था, मान लीजिए मार्कर है, तो किसी छोटी जाति की, नीची जाति के आदमी ने मार्कर छू लिया तो ब्राह्मण इस मार्कर को नहीं छूता था, उसको लगता था ये चीज गंदी हो गई है। तो ऐसी अनटचेबिलिटी थी। जैसे भीमराव अम्बेडकर ने भी अनटचेबिलिटी का सामना करा, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किए, उनके साथ भी यही व्यवहार होता था, उनको कोई छूना नहीं पसंद करता था। जो स्कूल जाते थे तो जो पानी पीने के लिए जो जगह होती थी या जो गिलास या घड़ा होता था उसको छू नहीं सकते थे वो भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि लोग कहते थे कि तुम इसे छूओगे तो गंदा हो जाएगा, है नहीं।
नल के पास नहीं, नल नहीं छू सकते थे, नल पे हाथ नहीं लगा सकते थे, वो कहते थे नल गंदा हो जाएगा, इससे ब्राह्मण पानी कैसे पिएंगे। ऐसा था अनटचेबिलिटी। तो किससे हैरान रह गया? अनटचेबिलिटी से हैरान रह गया, अस्पृश्यता थी। फिर द नंबर ऑफ सब कास्ट, उपजातियों की जो संख्या थी, सब कास्ट की जो संख्या थी, है नहीं, उनसे हैरान रह गया। सब कास्ट की जो संख्या थी, वर्ण तो 4 ही है, वर्ण तो 4 ही है भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, लेकिन जो सब सब जाति थी, सब कास्ट थी, उनसे नंबर ऑफ सब कास्ट से हैरान रह गया। तो दे डिसाइड टू टेक सम इनिशिएटिव, यानी कि उन्होंने कुछ पहल करने का सोचा, जैसे सेंसस, टू मेक श्योर ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ द कास्ट एंड सब कास्ट। सेंसस यानी कि जनगणना। जनगणना में उन्होंने क्या सोचा कि जाति और उपजाति की संख्या का और आकार का एकदम फिक्स पता लग जाएगा कितनी क्या है, तो उन्होंने जनगणना के बारे में सोचा। फिर क्या हुआ? दे वांटेड टू नो द वैल्यू, बिलीव, कस्टम ईच ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि वे क्या करना चाहते थे? वे मूल्य, विश्वास और रीति रिवाजों को जानना चाहते थे, समाज के विभिन्न वर्गों को और जानना चाहते थे। तो लैंड सेटलमेंट यानी कि भूमि बस्तियां। आगे फिर अब देखिए, देयर वर 3 टाइप, 3 टाइप के थे, 3 टाइप थे इसमें। पहला क्या था बच्चे? पहला क्या था? जमींदारी। ठीक है, बापू जिम्मेदार कित्थों लेके देवेकार, सुना होगा। तो जमींदारी सुना होगा आपने, जमींदार है वो। तो द जमींदार्स लैंडलॉर्ड वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, हाउएवर दे एक्सप्लॉइटेड द फार्मर एंड कलेक्ट मोर टैक्स देन रिक्वायर। यानी कि जमींदार क्या करते थे? जमींदारों को अंग्रेजों की ओर से जो है टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त किया गया, और उन्होंने किसानों का शोषण किया और आवश्यकता से अधिक क्या बना? टैक्स वसूला। यानी ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जमींदारों को जो है नियुक्त किया टैक्स वसूलने के लिए किसानों को, और फिर किसानों का शोषण किया और जरूरत से ज्यादा आपका टैक्स वसूला। जैसे लगान पिक्चर में क्या करते हैं? वो लगान मांगते हैं उनसे, क्या बनते हैं? लगान। अगर तुम हार गया तो तुम हमको 3 गुना लगान देगा। सुनी कहानी आपने? तो 3 गुना लगान मांगते हैं उससे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया? किसानों से जरूरत से ज्यादा उनका शोषण किया और टैक्स जो है हद से ज्यादा वसूलने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसे लगान पिक्चर में जैसे वसूला जाता था। नहीं, क्रिकेट हार गए तो आपसे 3 गुना लगान देंगे, ये लगान देंगे, तो टैक्स ही तो एक तरीके से टैक्स ही तो ले रहे थे, तभी तो कहते हैं कि क्रिकेट खेलोगे, अगर तुम हार गए तो 3 गुना लगान, अगर तुम हार गया तो तुम हमको 3 गुना लगान देगा, ऐसा कहता है उस पिक्चर में, वैसे आमिर खान से। तो फिर रायतवारी, रैयतवारी, they saw that there was a lot of exploitation in the जमींदारी सिस्टम। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जमींदारी व्यवस्था में बहुत शोषण होता है, बहुत शोषण होता है। The head of the family collect revenue from the member, this ensure much less exploitation from the जमींदार सिस्टम। यानी कि बहुत परिवार का जो मुखिया है सदस्यों से राजस्व वसूलता है, टैक्स वसूलता है, इससे जमींदारी व्यवस्था में शोषण बहुत कम होता है, इससे जमींदारी व्यवस्था में शोषण बहुत कम होता है। फिर क्या आया? महलवारी। महलवारी, तो इसमें क्या हुआ? ईच विलेज वॉज अपॉइंटेड अ हेड हु कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द विलेजर्स एंड दिस ऑल्सो इंश्योर मच लेस एक्सप्लोरेशन देन द जमींदारी सिस्टम। यानी कि महलवारी में क्या हुआ? प्रत्येक गांव में एक मुखिया नियुक्त किया जाता था और जो ग्रामीणों से कर वसूलता था। ठीक है, और उसमें जमींदारी प्रथा की तुलना में शोषण भी बहुत कम होता था। यानी कि जमींदार पहले क्या करते थे? जमींदार जो थे वो गांव वालों से कर वसूलते। अब क्या हुआ? इसमें क्या करते थे सिस्टम में? आपके गांव में, प्रत्येक गांव में एक मुखिया नियुक्त कर देते थे, और वो मुखिया क्या करता था? अपना गांव वालों से कर वसूलता था। तो इसमें क्या होता था? शोषण जमींदारी के विरुद्ध, मतलब कंपेरिजन में देखा जाए तो कम होता था शोषण, क्योंकि गांव का मुखिया होता था, वो गांव वालों से कर वसूलता था, तो उसमें शोषण की क्या थी? कमी आती थी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, दे यूज्ड टू टर्न शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड दे फेल्ट दैट दीज पीपल शुड बी लुक्ड आफ्टर। यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, उसमें क्या हुआ? उनकी जो आपकी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति थी और अनुसूचित जनजाति थी, शेड्यूल ट्राइब्स थी, उसका शब्द का प्रयोग किया, और उनका मानना था कि इन लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने क्या किया? आपकी एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वर्ड का प्रयोग किया। उनका मानना था कि इनको ध्यान रखा जाना है। भाई ऐसा क्यों सोचा उन्होंने देखिए इनकी कंडीशन, कि इन लोगों की कंडीशन कितनी पिछड़ी है, भाई ध्यान किसका रखा जाता है। अब देखिए, आपके घर में 2 बच्चे हैं, मान लीजिए आपकी माँ है, 2 बच्चे हो, आप 2 भाई हो, एक जो है आप जो हो मान लो
आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप हेल्थ से भी अच्छे हो, वहीं पे आपका छोटा भाई है, आपका बड़ा मान लीजिए छोटा भाई है या छोटी बहन है, वो माइंड से भी इतनी अच्छी नहीं है या उसकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं, बेचारी कमज़ोर है, सूखी, तो आपकी माँ किसका ज़्यादा ध्यान रखेगी? आपकी माँ अपने छोटे वाले बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उसको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि उसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं? तो वैसे ही क्या इनका ध्यान क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि देखा गया ना ये कितने पिछड़े हैं, कितना इनके साथ शोषण हो रहा है, इनको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इनको कितना गिरा हुआ काम दिया जा रहा है, इनको पढ़ने की आज़ादी नहीं, इनको शिक्षा की आज़ादी नहीं, इनको किसी चीज़ की आज़ादी नहीं। तो इन पे ध्यान देने की ज़रूरत क्यों समझी गई? क्योंकि ये बहुत पिछड़े थे, SC ST बहुत पिछड़े थे, इसीलिए सोचा गया कि इन पे ध्यान देना चाहिए भाई, इन पे ध्यान दो। क्या कहा गया? इन पे ध्यान देना चाहिए। तो कास्ट सिस्टम एंड फ्रीडम स्ट्रगल, कास्ट सिस्टम एंड फ्रीडम स्ट्रगल क्या हो इसमें? एवरीवन केम टुगेदर इंक्लूड द लोअर कास्ट पीपल अनटचेबल्स, यानी कि निचली जाति के लोग जो थे सहित सभी लोग एक साथ आए। निचली जाति के लोग, कास्ट सिस्टम में फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ? निचली जाति सहित सभी जाति के लोग एक साथ आए। नेम यूज फॉर द लोएस्ट कास्ट शूद्रास, अनटचेबल, हरिजन, शेड्यूल कास्ट, डिटेल, यानी कि निम्न जाति के जो लोग थे उनके लिए नाम क्या क्या थे? शूद्र, अनटचेबल्स, हरिजन और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो देखिए हरिजन, आपने देखा होगा हरिजन एक्ट चला था, एक हरिजन एक्ट चला था मायावती के द्वारा, तो हरिजन नाम वहीं से। फिर मैनी पीपल फॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन एंड मेड इट पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि कई लोगों ने क्या किया? हरिजन के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी और इसे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। किसको बनाया? हरिजन को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया और इसके लिए लड़ाई लड़ी। जैसे एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ब्राह्मण थे, BR अम्बेडकर दलित थे एंड ज्योतिबा फुले दलित थे। तो जैसे महात्मा गांधी ब्राह्मण थे, BR अम्बेडकर दलित और ज्योतिबा फुले दलित। तो गांधी जी के जो विचार थे, हरिजन शुड नॉट बी इलिटरेटेड इल ट्रीटेड विच इंक्लूड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल इविल्स, यानी कि हरिजन के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिसमें अनटचेबिलिटी और भी सामाजिक बुराइयों को दूर करना शामिल है। ये क्या थे? गांधी जी के विचार थे। उन्होंने कहा था कि हरिजन के साथ ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन वाज रिक्वायर्ड, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि हरिजनों का जो उत्थान है वो आवश्यक है। क्या है? उत्थान भैया आवश्यक है हरिजनों का। क्या कहा उन्होंने? हरिजनों का उत्थान आवश्यक है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करा जाना चाहिए। इवन व्हेन हरिजन आर uplifted the rights and superiority of the Brahmin will remain. This should be included in the national movement, यानी कि हरिजनों का उत्थान होने पर भी ब्राह्मणों के अधिकार और श्रेष्ठता बनी रहेगी। उनका क्या मानना था कि भाई आप हरिजनों का अगर उत्थान करोगे, उनको ऊपर उठाओगे, तो ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। भाई ये बताइए, आप मम्मी थी, आपके 2 बच्चे थे, तो जब छोटे वाले बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, उसको खाने पीने का सब चीज़, तो ऐसा तो नहीं कि उसका ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप नीचे आ जाओगे, नहीं। तो ब्राह्मण अगर ऊपर हैं तो हरिजन पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो हरिजन ऊपर आएंगे, ना कि ब्राह्मण नीचे आ जाएंगे। ये हो सकता है कि हरिजन उनको बराबर में आ जाए, भाई उनको एकदम बराबर, तो बराबरी का अधिकार तो होना ही चाहिए, तो वो थोड़ी नीचे आ जाएंगे ब्राह्मण। तो उनका क्या मानना था कि क्या होगा? हरिजन का उत्थान होने पर ब्राह्मणों के अधिकार और श्रेष्ठता बनी रहेगी, वो नीचे नहीं आ जाएगी। तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा ब्राह्मण की कम नहीं हो जाएगी पहुंच। फिर कास्ट इन कंटेम्पररी इंडिया, कास्ट इन कंटेम्पररी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत में जाति। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें क्या हुआ? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 17 was difficult initially because of upper caste people protest, because of upper caste people protest, यानी कि उच्च जाति के लोगों के विरोध के कारण अनुच्छेद 17 का कार्यान्वयन शुरू में कठिन था। अनुच्छेद 17 का कार्यान्वयन जो था कठिन था, किसके कारण? उच्च जाति के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। उच्च जाति के लोगों के विरोध के कारण, क्या? उच्च जाति के लोगों के विरोध के कारण वो क्या था बच्चे? कठिन था। ठीक है, क्या था? कठिन था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो ये क्या?
आर्टिकल आपका 17 जो था वो क्या कर रहा था, अस्पृश्यता के बारे में था। क्या था, अस्पृश्यता के बारे में था। आर्टिकल 17 कहता था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और किसी भी रूप में इसका पालन निषिद्ध है, यानी किसी भी रूप में इसका पालन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता था। अनटचेबिलिटी के बारे में था, अनटचेबिलिटी के बारे में था। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, पीपल शुड बी गिवन जॉब्स विदाउट कंसीडरिंग कास्ट etc, इट शुड बी बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स। नाउ देयर आर रिजर्वेशन फॉर, बहुत गंभीर मुद्दा आ गया, रिजर्वेशन फॉर SC and ST, therefore successful SCs and STs become a part of the mainstream, leading to the upliftment of the SCs and STs। अब रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है, इस पे बहुत चर्चाएं होती हैं। कोई कहता होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता सही है, कोई कहता गलत है, क्या सही क्या गलत। अच्छा, आपको, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, रिजर्वेशन के बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा वीडियो के बाद, वीडियो में कमेंट करिएगा कि आप तो मैं रिजर्वेशन पे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए कि रिजर्वेशन सही है गलत, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो कैसे नहीं होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, जो मिल रहा है उनको सही मिल रहा है कि नहीं, जो नहीं मिल रहा है उनको गलत मिल रहा है कि नहीं, क्यों मिल रहा है, EWS क्या। अगर आप चाहते हैं, अगर इंटरेस्ट रखते हैं आप रिजर्वेशन में तो कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, मैं रिजर्वेशन पे वीडियो लेके आऊँगा आप सभी के लिए, उसमें सारी चीज़ें रिजर्वेशन के बारे में मतलब एक्सप्लेन करूँगा। माना कि सब्जेक्ट से हटके नहीं, लेकिन अगर इंटरेस्ट आप रखते हैं तो मैं जरूर आपके लिए लेके आऊँगा। कमेंट करिएगा अगर आपको आप चाहते हैं अगर रिजर्वेशन के ऊपर वीडियो में लेके आऊँ तो कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है, मैं लेके आऊँगा। चलिए, पीपल शुड बी गिवन जॉब्स, अच्छा पढ़ लिया हमने, द SC and ST। तो क्या हुआ बच्चे, लोगों को जाति भेद के बिना नौकरी दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया था। पीपल शुड बी गिवन जॉब विदाउट कंसीडरिंग कास्ट etc, भाई जाति के आधार पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उसने कहा था जाति के आधार पर काम नहीं बटे होने चाहिए। काम किसके आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे, उसके अचीवमेंट के आधार पे बटे होने चाहिए। भाई ऐसा भी हो सकता है कोई है तो व्यक्ति नीची जाति का लेकिन बहुत ही योग्य है, बहुत अचीवमेंट यानी उसकी योग्यता बहुत ज्यादा है, तो उसको उसकी योग्यता के हिसाब से काम मिलना चाहिए। आप ही बताइए, आपको जाति के हिसाब से अगर काम मिलेगा तो कैसे लगेगा। आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत हायर एजुकेशन लिए, आप पढ़े अच्छे से, और आपकी जाति नीची है और आपको काम नहीं मिल रहा जाति के आपके पढ़ाई के हिसाब से, तो फिर गलत चीज़ है ना। या फिर ऊंची जाति का पढ़ा लिखा नहीं है और उसको बना दिया DM बना दिया, तो ये भी तो गलत है ना। तो जाति के हिसाब से काम क्यों मिले भाई, काम मिले अचीवमेंट के हिसाब से। तो काम किसके हिसाब से मिले, आपके उपलब्धियों के आधार पे काम होना चाहिए, अचीवमेंट के आधार पे। नाउ देयर आर रिजर्वेशन फॉर SC and ST, देयरफॉर सक्सेसफुल SC ST and become a part of this mainstream leading to the अनलिफ्टमेंट ऑफ द SCs and STs। यानी कि क्या हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण है, इसलिए सफल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग मुख्य धारा का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उत्थान होता है। तो रिजर्वेशन एग्जिस्टेंस में है। फिर इन अर्बन एरिया, ग्रामीण एरिया यानी अर्बन आपका शहरी एरिया, इन अर्बन एरिया इंडस्ट्रीज वर encouraged and job opportunities were given to people irrespectively of their caste and based on their skill and qualification। है कि शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन किया जाता है और लोग उनकी जाति के आधार पर, उनके कौशल और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, उनके कौशल और योग्यता के आधार पर, स्किल और क्वालिफिकेशन के आधार पर क्या दिए जाती है, जॉब के ऑफर दिए जाते हैं। जॉब किसके आधार पर मिलती है, स्किल और क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलती है। ठीक है, however till today in small area etc people still offer job based on one's caste, example BSP of MS Mayawati, there are 80% detail the Dalit to expect were caste in is still important। यानी कि हालांकि आज तक छोटे क्षेत्र में लोग अभी भी जाति के आधार पर नौकरी देते हैं, जैसे आपका बसपा, अभी तो जातिवाद आ गया भाई, ये मैं नहीं कह रहा भाई, देखा आप कंटेंट कह रहे हैं आपकी बुक कह रही, बहुजन समाजवादी पार्टी ऑफ मिस मायावती। मिस मायावती क्या हुआ था उसमें, 80% लोग थे, क्या थे, 80% दलित थे। ठीक है, जिनको नौकरी मिली। ठीक है, तो टू एस्पेक्ट, दो पहलू जहां जाति अभी भी महत्वपूर्ण है, दो पहलू जहां जाति अभी भी महत्वपूर्ण है। मैरिज, क्या, मैरिज शादी, रूरल एरिया ऑनर किलिंग फॉर इंटरकास्ट मैरिज, अर्बन एरिया इंटरकास्ट मैरिज नाउ एक्सेप्टेड। क्या मतलब है भाई, जो आपके रूरल एरिया में है
वो क्या है, इंटरकास्ट मैरिज के चक्कर में कभी कोई जाने चली जाती है। यानी इतना क्रेज है जाति का कि अपनी जाति में ही शादी होनी चाहिए। क्या, अपनी जाति में ही शादी होनी चाहिए, अदर जाति में शादी आप नहीं कर सकते, ऐसा भी मानना, ऐसी भी रीति रिवाज है लोग। तो ग्रामीण इलाकों में क्या है, इंटरकास्ट विवाह जो है उसमें क्या है, ऑनर किलिंग यानी कि हत्याएं हो रही हैं उसमें, उसके चक्कर में, ठीक है। और आपका जो शहरी वाला एरिया है वहां क्या है, वहां इंटरकास्ट मैरिज जो है एक्सेप्ट कर ली गई है। शहर में जो है इंटरकास्ट मैरिज जो है एक्सेप्ट कर ली गई है। शहर में इंटरकास्ट मैरिज जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, ठीक है। शहर में इंटरकास्ट मैरिज एक्सेप्टेड है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अभी भी बहुत हवा है इस चीज का। अरे दूसरी जाति में शादी करोगे या दूसरी जाति में शादी करोगी तो उसमें बहुत मर्डर, हत्याएं तक हो जाती हैं इस चक्कर में। तो लेकिन शहरी जो आपके शहर के एरिया हैं वहाँ इट्स ओके, इट्स ऑल राइट कि हाँ आप अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं, वहाँ किसी को इतना फर्क ही नहीं पड़ता। यानी शहर में अपने लोग सेपरेट रहते हैं, अलग अलग, इतना लोग वो नहीं लेते, रुचि नहीं लेते। तो गाँव में ज़्यादा रहता है थोड़ा ये सब चीज़ें। तो संस्कृताइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन क्या होता है बच्चे, जब नीची जाति के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊंची जाति के लोगों के जो रिचुअल्स होते हैं, जो परंपराएं होती, उनको अपना लेते हैं, अपना स्तर उनके तक पहुंचाने के लिए, वो क्या कहलाता है, संस्कृताइजेशन कहलाता है। तो व्हेन द लोअर कास्ट ट्राई टू कॉपी इमिटेट मॉडल ऑफ द अपर कास्ट विदाउट चेंजिंग देयर कास्ट, यानी अपनी जाति को बदले बिना, जब छोटी जाति के लोग अपनी मानसिकता को बदले बिना उच्च जाति के मॉडल की क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके रिचुअल्स वगैरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके जैसे उनके स्तर तक पहुंचे, उनके समाज में पहुंचे, अपना वो बनाए। तो इसको क्या कहते हैं, आपको संस्कृताइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है बच्चे, तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन का जो स्तर होता है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, बेहतर हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। और इंप्रूव सोशल स्टेटस ऑफ एवरीवन, सभी का जो आपका सामाजिक स्तर है, सोशल स्टेटस जो है वो क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। स्टेटस, स्टेटस वो नहीं जो लगाते हैं व्हाट्सएप, स्टेटस यानी कि उनका स्टेटस, समझे। तो द गैप बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट इज रिड्यूस्ड, द गैप बिटवीन अपर कास्ट एंड, जो उच्च जाति और निम्न जाति का जो अंतर होता है बैच में, गैप जो होता है वो थोड़ा रिड्यूस होता है। क्या, उसमें थोड़ी कमी आती है। कैसी आती है, कमी आती है। तो क्या करते हैं, वी ऑल कॉपी करते हैं लोगों की, जैसे उनकी तरह बनने के लिए। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप किसी से इंस्पायर होते हैं, मान लीजिए आप किसी एक्टर से, किसी सेलिब्रिटी से, या किसी पॉलिटिशियन से, या किसी भी टीचर से इंस्पायर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको कॉपी करने लगते हैं ताकि आप भी उसकी तरह लग सकें। जैसे मान लीजिए आप शाहरुख खान को पसंद करते हैं, तो आप शाहरुख खान की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप भी कहते हैं किरण ये तो आप क्यों करते हैं ये, ताकि आप शाहरुख की तरह लगने लगे। आप उसकी तरह कपड़े पहन लेते हैं, आप उसकी तरह जैकेट पहन लेते हैं, आप उसकी तरह से हाथ फैलाने लगते हैं, ये तो क्यों, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसकी तरह लगे, तो उसकी चीजें, उसके जो रिचुअल्स हैं, उसकी जो चीजें हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसे ही क्या करते हैं, आप सपोज आप मान लो आपको आपको प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जी जो है उनको पसंद आ गया, तो उनकी तरह बनने की कोशिश करें। तो आप प्रधानमंत्री की तरह चीजें उनकी कॉपी करेंगे, उनकी तरह आप बढ़िया कुर्ता पजामा पहनेंगे, बंडी पहनेंगे बढ़िया सी, और कहेंगे भाई और बहनों मित्रों, तो क्यों क्यों क्योंकि आप पसंद कर रहे हैं उनको, तो आप भी कहेंगे भाई और बहनों है मोदी जी की तरह। तो ये किस लिए कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको पसंद है, आप उनकी तरह बनना चाह रहे हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं वो अपना स्टैंडर्ड, अपना स्तर ऊंचा करने के लिए वहां के रिचुअल्स को अपनाते हैं ताकि वो बैलेंस हो सके और उनके बीच का गैप जो है वो कम हो सके, ठीक है ना। चलिए आगे, डिसएडवांटेज, यानी कि अब इसके डिसएडवांटेज भी होंगे भाई, हर चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज क्या होंगे। अब भाई आप शाहरुख खान की कॉपी करेंगे तो इसका एडवांटेज क्या, आप शाहरुख खान की तरह लगने लगे, हो सकता है ऐसे आप भी लगने लगे ये, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप अपनी जो असलियत पहचान होगी वो खो देंगे, अपनी असली जो पहचान होगी वो खो देंगे। तो डिसएडवांटेज भी होते हैं हर चीज के, नुकसान क्या होंगे, तो देयर कल्चर गेट्स इरोडेड, यानी कि उनकी जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाती। क्या कहा मैंने, उनकी जो अपनी संस्कृति है वो नष्ट हो जाती। भाई दूसरी की जगह जब कॉपी करोगे तो अपनी तो नष्ट कर लोगे ना, अपनी तो नष्ट कर लोगे ना। तो क्या होगा, अब क्या करेगा, अब सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर जो है अगर ऋतिक रोशन की तरह डांस करना चाहेंगे तो ना ऋतिक बन पाएंगे ना सचिन रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है।
अब सलमान खान अगर MS धोनी की तरह बल्ला चलाना चाहेंगे तो ना MS धोनी बन पाएंगे ना सलमान रह जाएंगे, है नहीं। तो ये होता है, तो मतलब दूसरा तो बन नहीं सकते लेकिन अपनी खो दोगे, दूसरा तो नहीं बन पाओगे लेकिन अपनी खो दोगे। तो दे ऑटोमेटिकली बिकम इंफीरियर बिकॉज दे कॉपी देम। क्या हो जाते हैं, अपने आप में हीन हो जाते हैं क्योंकि उनकी नकल कर रहे हैं। आप अपने आप में हीन हो जाओगे, यार आप नकल कर रहे हो, बताओ इतना बड़ा आदमी आप नकल कर रहे हो उसकी, यानी आप छोटे हो, इसका मतलब आप नकल करने का मतलब क्या ऊंची बात है कोई, आप छोटे हो अभी तभी नकल कर रहे हो उसकी। तो कॉपी प्रैक्टिस सच एज ड्यूरी विच डिक्लाइन द पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी कि दहेज जैसी प्रथाओं की नकल करना जिससे महिलाओं की स्थिति खराब होती है। अब जैसे दहेज प्रथा की नकल कर रहे हो, भाई ऊंची जाति में अगर दहेज प्रथा चल रही है तो उसकी आप नकल कर रहे हो, तो आपकी जाति में भी क्या होगी, महिलाओं की स्थिति खराब होगी कि नहीं, खराब होगी कि नहीं। तो इट इज अ पोजिशनल चेंज नॉट अ स्ट्रक्चर चेंज। ये कैसा चेंज है, ये आपका पोजिशनल चेंज है ना कि स्ट्रक्चर चेंज। इससे आप ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्या ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते कॉपी करके आप। फिर पीपल लुक डाउन टू पीपल ऑफ देयर ऑन कास्ट ऑफ कॉपिंग अदर, यानी कि लोग अपनी जाति के लोगों को दूसरों की नकल करने के कारण नीची दृष्टि से देखते हैं। यानी कि अपनी जाति के लोग देखेंगे कि दूसरे की नकल कर रहा है तो उसे नीची जाति देखेंगे ना। आप शाहरुख खान की कॉपी करोगे तो आपके आसपास लोग क्या शाहरुख की कॉपी करता है, शाहरुख बेकार है, क्या कॉपी करता रहता है, तो आपको भी क्या करेंगे, नीची भाव से देखेंगे, हैं क्या कॉपी करता रहता है। जब देखो शाहरुख की, मोदी की, ऋतिक रोशन की, अपना बन जो है तो आपको लोग कॉपी करता रहता है, सबकी नकल करता है, अपने आप नहीं रहता, तो आपको लोग नीची नजरों से देखें, क्या नीची नजर। तो ये है सिस्टम, ठीक है। आगे फिर हाउ डू दे कॉपी, अब कॉपी कर से कहते हैं, हाउ डू दे कॉपी। तो बाएं और बाएं, तो चलिए, ट्राइबल्स गिव अप ईटिंग नॉन वेज एंड गिव अप ड्रिंकिंग एल्कोहल। ये कौन सा तरीका है, आदिवासी मांसाहार और शराब पीना छोड़ देते हैं। अच्छा छोड़ देते हैं, यानी कि नॉन वेज खाना छोड़ देते हैं, अल्कोहल खाना छोड़ देते हैं, पीना सॉरी। दे थॉट बाय गिविंग अप देयर, यानी कि उन्हें लगता है कि अपनी प्रथाओं को छोड़ने से लोग उन्हें उच्च जाति का मानने लगेंगे। यानी कि प्रैक्टिस पीपल वुड कंसीडर देम ऑफ हायर कास्ट एंड स्टेटस पोजीशन, यानी कि उनको क्या लगता है अपनी प्रथाएं अगर छोड़ देंगे तो उन्हें उच्च जाति का लोग मानने लगेंगे। जैसे आपको लगता है कि आप अगर ऐसे करने लगेंगे ये तो आपको लोग शाहरुख खान समझने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, आप कॉपी कर रहे हैं क्योंकि। चलिए, डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट का मतलब भी क्या होता है, प्रभावी, जिसका प्रभाव ज्यादा वो क्या होता है, डोमिनेंट। कभी कभी कोई चीज आप पे डोमिनेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो कैसे पढ़ते रहते हो यार तुम लोग, ये ऐसे क्यों बैठे हो भाई, नींद आ रही क्या, सीधे बैठो, तन के बैठो ऐसे, ऐसे बैठा करो। ये देखो बच्चा लेटा है, लेटे लेटे वीडियो देख रहा है, लेट के मत देखो बेटा, आराम से बैठ के तन के वीडियो देखा करो। है कोई लेट के देख रहे हो, ऐसे झुके हो बैठे, झुके क्यों बैठे हो, एक्टिव रहो। मैं पढ़ा रहा हूँ देखो, एक्टिव हूँ कि नहीं, ऐसे देखा करो वीडियो तब जोश के साथ, हाउस द जोश। चलिए, डोमिनेंट कास्ट क्या होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, देयर वाज द जमींदारी सिस्टम वेयर द जमींदार्स लैंड वाज सोल्ड ऑफ द मार्जिनल सिस्टम एंड लैंडलेस फार्मर ड्यू टू द लैंड सेलिंग एक्ट। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा थी जिसमें भूमि हदबंदी अधिनियम के कारण जमींदार की जमीन जो थी सीमांत छोटे या भूमिहीन किसानों को बेच दी जाती थी। जमींदार की जमीन जो थी छोटे या सीमांत किसानों को, या भूमिहीन या लैंडलेस किसान जो हैं जिनके पास नहीं है जमीन, उनको क्या करते थे, उनको उनको बेच दी जाती थी, उनको बेच दी जाती थी। तो द जमींदार्स द सोल्ड ऑफ देयर लैंड टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। द जमींदार, इस प्रकार जमींदारों ने उद्योगों में काम करने के लिए अपनी जमीन बेच दी भैया। दस द मिडल मीडियम लैंड ऑनर एक्वायर द लैंड, और क्या करते थे, उनके पास जो आपके मध्य यानी कि मीडियम जो भूमि स्वामी होते थे वो अपना भूमि का अधिग्रहण कर लिया करते थे। सो दे हैड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। These people comprised of the dominant caste, even some शूद्र got land, यानी कि इसलिए उनके पास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक शक्ति थी। ये लोग प्रभावशाली जाति के थे, यहां तक कि कुछ शूद्रों को भी जमीन मिल गई बच्चों। फिर अपर कास्ट की बात करते हैं। अपर कास्ट ऊंची जो है आपकी उच्च जाति जो है, तो कास्ट इज इनविजिबल, क्या है, जाति क्या है, अदृश्य है। तो अचीव्ड स्टेटस इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द एस्क्राइब स्टेटस, यानी कि प्राप्त स्थिति को दी गई स्थिति से अधिक महत्व दिया जाता था।
प्राप्त स्थिति को दी गई स्थिति से अधिक महत्व दिया जाता है। अचीवमेंट्स से ज्यादा क्या एस्क्राइब को, स्टेटस को महत्व दिया जाता था। अचीवमेंट्स को यानी प्राप्त स्थिति से ज्यादा किसको, दी गई स्थिति को महत्व दिया जाता था। लाइफ चेंजेस आर बेटर, जीवन की जो संभावनाएं होती थी वो बेहतर हो जाती थी, बेहतर। एजुकेशन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। शिक्षा, जिसके पास शिक्षा उसका सब कुछ है, इनके पास शिक्षा का अधिकार था, तो सर्वश्रेष्ठ तो होंगे, शिक्षा का अधिकार था भाई, शिक्षा है तो सब कुछ है। ठीक है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जब जब पिएगा तब तब दहाड़ेगा, ऐसा कुछ शेर है ना। हैड रिसोर्सेज अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन, यानी कि संसाधन किसके लिए उपलब्ध थे, आपके टेक्निक और एजुकेशन, टेक्निक आपकी क्या दे, तकनीकी और शैक्षणिक दोनों ही संसाधन उपलब्ध थे। और क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर, योग्यता पे विचार किया जाता था, योग्यता पे विचार किया जाएगा। ठीक है, ये हाई अपर कास्ट है। फिर लोअर कास्ट, किसकी, लोअर कास्ट, लोअर पैजामा नहीं, लोअर का मतलब नीचे, लोअर मत समझ लेना। लोअर कास्ट क्या थी सर, लोअर पहनती थी क्या, नहीं, लोअर कास्ट मतलब निम्न जाति। कौन सी, निम्न जाति। ठीक, तो कास्ट इज विजिबल, जाति दिखाई देती थी, जाति दिखाई देती थी। फॉर एजुकेशन देयर इज अ रिजर्वेशन एंड इट लीड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द कास्ट, यानी कि शिक्षा के लिए आरक्षण है और इससे जातियों का उत्थान होता है। आरक्षण क्यों, जातियों का उत्थान होता है, उनको रिजर्वेशन मिलता है। इन रूरल एरिया स्पेशली इन ऑक्यूपेशन मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एस्क्राइब स्टेटस, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर व्यवसाय में निर्धारित स्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। द लोअर कास्ट टेक एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन यूजिंग कास्ट टू पुश देमसेल्फ फॉरवर्ड, यानी कि निचली जातियां खुद को आगे बढ़ाने के लिए जाति का उपयोग करके आरक्षण का लाभ उठाती हैं, आरक्षण का लाभ उठाती हैं। दे डिड नॉट हैव लाइफ कॉज बिकॉज बिफोर बट नाउ दे यूज देयर कास्ट टू पावर देमसेल्फ, यानी कि अब वो अपनी जाति का उपयोग खुद को शक्ति देने के लिए करते हैं। अपनी जाति का उपयोग किस लिए करते हैं, खुद को शक्ति देने के लिए, पावर देने के लिए, माँ शक्ति देना माँ, वैसी वाली शक्ति। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी। अब बात आती है ट्राइबल कम्युनिटी की। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी कैसी होती होगी, वो आपने कभी पिक्चरों में देखा होगा, जंगल में मिलते झिंगा लाला हु करते हो, तो ट्राइबल कम्युनिटी है, ऐसे मजाक की बात नहीं, ऐसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ बताने के लिए, समझाने के लिए। ट्राइबल कम्युनिटी क्या, आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं, जनजाति जिनको कहते हैं, जनजाति समुदाय, जिनको कहते हैं जनजाति समुदाय। तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब इन इंडिया इज 8.2%। 8.2% क्या है, ट्राइब इंडिया, 8.2% क्या, 8.2% क्या है बच्चे, ट्राइब इंडिया में। तो टोटल भारत में जनजाति की कुल संख्या कितनी है, 8.2%। ठीक है ना। तो 8.2% है बच्चे। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड जनजाति, इनको क्या कहते हैं, जनजाति भी कहते हैं, जनजाति भी कहते हैं। ठीक है, 8.6 भी कहीं कहीं होता है आंकड़ा। आदिवासी फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ आवर प्लैनेट, यानी आदिवासी कौन थे, हमारे प्लैनेट पे जो सबसे पहले मौजूद हुए इनहेबिटेंट, सबसे आदि मानव पहले आए, कहते नहीं आदि मानव आए, कहते हैं पहले। तो इन्हें क्या आदिवासी भी कहा जाता है, हमारे ग्रह के पहले निवासी हैं ये, क्या है, पहले निवासी हैं। और वन जाति या हरिजन्स, या वन जाति या हरिजन, भाई सबसे पहले कौन से कहते नहीं, सबसे पहले आदि मानव थे धरती पे, आदि मानव। तो आदि मानव या आदिवासी एक ही बात है, आदि मानव या आदिवासी, आदिवासी। तो क्या कहते थे, होमो इरेक्टस कहते थे, क्या कहते थे, होमो इरेक्टस कहते थे ना। फिर आधुनिक मानव को होमो सैपियंस कहने लगे। तो सबसे पहले यही तो इवॉल्व हुए थे धरती पे। चलिए, तो हैव हेरिची बट हैव एन एग्लिटेरियन सोसाइटी, यानी कि आपका पदानुक्रम हो लेकिन समाजवादिता समाज है। फिर शेयर सेम नेम लैंग्वेज एरिया ऑक्यूपेशन कल्चरल गोंड, तो यानी कि समान नाम, भाषा, क्षेत्र, व्यवसाय, संस्कृति, जैसे गोंड, संथाल, गुज्जर, कुछ जनजाति के नाम है, गोंड जनजाति सुना होगा,
संथाल जनजाति, गुज्जर जनजाति, क्या गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, गुज्जर जनजाति। ठीक है, ये क्या है, कुछ जनजाति हैं। क्या है बच्चे, जनजाति हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड कम्युनिटी आर ट्राइंग टू गेट देम इनटू मेन स्ट्रीम, यानी कि अलग अलग जो थे, अलग थलग पड़े समुदाय जो थे, वो मुख्य धारा में लाने का प्रयास उनको किया जा रहा है। अलग अलग समुदाय को मेन धारा में लाने का प्रयास क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो गोंड हो गया, संथाल, और जो आपकी आपकी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जो है, वो भी संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। कहाँ, संथाल जनजाति से। जो आपकी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी क्या है, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, संथाल जनजाति से, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ये कहाँ से, संथाल जनजाति से। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज है। ट्राइबल सोसाइटी का क्या है, क्लासिफिकेशन आ गया। ट्राइबल सोसाइटी का क्या आ गया, क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण आ गया ट्राइबल सोसाइटी का। अब क्या है वर्गीकरण इनका, तो फीचर क्या है कि परमानेंट ट्रेट्स, क्या परमानेंट यानी कि स्थायी लक्षण क्या है, परमानेंट ट्रेट्स क्या है, जियोग्राफल टेरिटोरियल सिस्टम, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, मैक्सिमम ट्राइब, यानी कि आपकी भौगोलिक प्रादेशिक व्यवस्था, उत्तर और उत्तर पूर्वी, अधिकतम जनजाति का, अधिकतम जनजाति, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइब, जनजाति का उच्चतम क्या है, कंसंट्रेशन है, जनजातियों का उच्चतम। फॉर एग्जांपल एरिया जो है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ट्राइब कौन से हैं इसमें, नागाज, खसीस, बोडोज एंड केमिस, ये क्या है, जनजातियों के नाम है। ठीक है, जनजातियों के नाम है जो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, सेंट्रल जोन में, सेंट्रल जोन की बात करें, जो मध्य क्षेत्र है आपका, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इसमें ट्राइब कौन कौन, संथाल, संथाल, ठीक है, गोंड, भिल्स, ठीक है, गोंड और भिल्स। फिर साउदर्न जोन की बात करें, साउदर्न जोन की बात करें तो, ठीक है, इसमें क्या है, कर्नाटका आपका, केरला हो गया। ठीक है, केरला हो गया, केरला हो गया, और संथाल। अब यहाँ जो द्रौपदी मुर्मू थी, जो वो उड़ीसा की, उड़ीसा में थी, संथाल जनजाति उड़ीसा की रहे, उड़ीसा से है। ठीक है, फिर साउदर्न एरिया कौन सा हो गया आपका, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ट्राइब कौन सा होगा, टोडास, कोटास, या फिर आपका चेनक्लूज। ठीक है, ये हो गए, क्या होगा, ये हो गए। ठीक है, आगे फिर आपका वेस्टर्न जोन में क्या आ गया आपका, राजस्थान, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया। ट्राइब कौन से, इसमें संथाल है आपका, गोंड है, भिस है, गुज्जर, रीवा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो आपके जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा क्या है, नॉट वेरी पॉपुलेटेड। वेस्ट बंगाल उड़ीसा क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। ठीक है ना, बहुत अधिक आबादी यहाँ पे नहीं, बहुत अधिक आबादी नहीं। फिर साइज बात करते हैं, साइज की, क्या है, साइज, आकार। तो 1 मिलियन कितने किसका, बोडोज, खसीस और मुंडास का। 4 मिलियन के गोंड का, संथाल का और भिल्स का। ये कितने, भील या भिल्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, 4 मिलियन। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं उसकी लैंग्वेज की। तो आर्यंस, आर्यंस होते कि गोरे चिट्टे होते हैं, आर्यंस जो होते हैं, आर्यंस नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडियन है, पंजाबी, हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी, उत्तरी उत्तरी भारत या पंजाबी, हिंदी, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर आपका क्या है, द्रविडियन जो है आपके, द्रविडियन है जो है, ये किस भाषा के, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। ठीक है, साउथ इंडियन। फिर ऑस्ट्रिक जो है, ये इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रिया, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया से इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ बेल्ट।
फिर तिबेटो जो है आपके, तिब्बती कहते हैं उनको, ठीक है, टिबेटो यानी तिब्बती। तो बर्मा, नागाज एंड बोडोज आर नॉर्थ ईस्ट। द लैंग्वेज इज नो लॉन्गर इन द प्योरेस्ट फॉर्म ड्यू टू इंटरमिंगलिंग ऑफ ट्राइब्स, यानी कि जो जनजातियों के आपस में मिल जाने के कारण क्या है, भाषा जो है शुद्धतम रूप में नहीं रही। ये जनजातियां जो है आपस में मिल गई, इस कारण क्या हुआ, भाषा का जो प्योर फॉर्म नहीं, शुद्धतम रूप में भाषा नहीं रही। क्यों नहीं रही, जनजातियों के आपस में मिल जाने के कारण, एकदम मिक्सअप हो जाने के कारण नहीं रही। ठीक है, आगे कारण नहीं रही। फिर ये क्या है, रेस, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन फिजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि भौतिक आपके कैरेक्टर्स के आधार पर डिफरेंशिएट। आर्यंस, आर्यन क्या होता है, तो फेयर होते हैं, ये फेयर होते हैं, फेयर क्या होते हैं, आर्यन क्या होते हैं, और द्रविडियन, द्रविडियन ये क्या फेयर होते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका, निग्रोइड, निग्रोइड तमिलनाडु एंड श्रीलंका में ये वेरी डार्क होते हैं, वो काले होते हैं, वेरी डार्क, काले काले से होते हैं। फिर मंगोलियन कैसे होते हैं, मंगोलियन, ठीक है, ओरिएंटेड, ओरिएंटल आइज होती हैं, क्या आंखें ओरिएंटल होती हैं। फिर एक्वायर्ड ट्रेड्स, क्या एक्वायर्ड ट्रेड्स, तो इसमें क्या कह रहा है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय, तटीय, कोस्टल मछली पकड़ना, कोकोनट, पाम ट्री, साल्ट नारियल, ताड़ के पेड़, नमक आदि वन, हंटिंग करना, शिकार करना, फूड गैदरिंग यानी कि भोजन एकत्र करना, हनी कलेक्शन शहद एकत्र करना, ठीक है, डिपेंड ऑन जियोग्राफी एंड लाइवहुड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कि भूगोल और संसाधनों की आजीविका की उपलब्धता पर निर्भर रहना, क्लोजर टू अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों के करीब, कारखाने उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक, श्रमिक होते हैं काम करने वाले उद्योगों में, ठीक है, कल्टीवेटर्स, क्या कल्टीवेटर्स, क्या कह दीजिए किसान, एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर एंड कृषि और स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती पता कैसी होती है बच्चे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पता क्या होता है, एक एरिया लिया, वहां पे खेती करी, वहां पे खेती करी, खेती के बाद उसकी जो हार्वेस्टिंग कर ली, इतनी हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, आपने देखा होगा, तो इतनी जड़ छोड़ के कटाई, मतलब इतनी हिस्सा छोड़ कटाई करते हैं ऊपर से, तो इतने इतने जो रह जाते हैं उनको जला देते हैं, उनको जला देते हैं, वो भूमि को फिर 5-10 साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर अगले जाके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होकर कल्टीवेशन करते हैं, वहां 2-4 साल खेती की, फिर उसको जला दिया, फिर जली भूमि को छोड़ दिया, फिर कहीं और जाके खेती की, वो इसलिए छोड़ देता ताकि फिर से उपजाऊ हो जाए, उस पर घास उग जाए बढ़िया सी, फिर उसकी जुताई करो बढ़िया से, फिर से बढ़िया भूमि हो जाए। तो ऐसे जगह जगह बदलते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो आपका एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर सेटल डाउन इन अ प्लेस एंड डू फार्मिंग इन फर्टाइल एरिया, यानी क्या करते हैं, एक स्थान पर बस जाएं और उपजाऊ खेती करते हैं। फिर आपके प्लांटेशन वृक्षारोपण किसके करते हैं, असम में चाय और कॉफी बागवानी लगाना, ऊटी में टी एंड कॉफी प्लांटेशन इन असम, नीलगिरी एंड ऊटी, नीलगिरी असम और ऊटी में क्या, चाय और कॉफी के बागान लगाना, ये काम। फिर इंटीग्रेशन टुवार्ड द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा की ओर, क्या मुख्य धारा की ओर एकीकरण। ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू, जनजातीय दृष्टिकोण, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नॉन ट्राइबल ड्यू टू रिजर्वेशन, ये क्या आरक्षण और बेहतर अवसरों के कारण गैर आदिवासी का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि किसका हिस्सा बनना चाहते हैं, नॉन ट्राइबल का हिस्सा बनना चाहते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज सो दैट देयर स्टेटस गेट्स अपलिफ्टेड, ये क्या करना चाहते हैं, नॉन ट्राइबल का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पता है नॉन ट्राइबल बनने का उनको बेटर अपॉर्चुनिटी है, और उनका स्टेटस भी जो क्या होगा अब ऊंचा हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए क्या नॉन ट्राइबल का हिस्सा बनना चाहते हैं। दे डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नॉन ट्राइबल बिकॉज they did not want to lose their identity and wanted to be isolated, did not want to lose their culture, यानी कि दो तरह के लोग बात की गई, ठीक है। ये क्या करते हैं, गैर आदिवासी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं खोना चाहते, और अलग थलग नहीं रहना चाहते, और अपनी संस्कृति नहीं खोना चाहते, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्या है, वे अपना बेहतर अवसरों के कारण गैर आदिवासी का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति ऊपर उठ सके, और एक क्या है, वो बेहतर मतलब गैर आदिवासी नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो अलग अलग नहीं होना चाहते, वो अपने अपने चीज़ों में खुश रहना चाहते हैं, अपने समाज में खुश रहना चाहते हैं, वो और कुछ नहीं चाहते जीवन में, ठीक है, कलेश नहीं चाहते ज़्यादा जीवन में। नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नॉन ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ट्राइबल इलाइट अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस, जनजाति अभिजात वर्ग स्थिति का उत्थान, एजुकेटेड गेंड अ पोजीशन एंड आर ट्रीटेड वेरी वेल, यानी कि शिक्षित लोग को एक स्थान प्राप्त होता है और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। अदर हु आर नॉट एज हाई कैजुअल लेबर्स आर ट्रीटेड बैडली, और जो लोग हैं जो क्या है
गैर मौजूद के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। और गिव रिस्पेक्ट टू स्किल्ड एंड डोंट रिस्पेक्ट द अनस्किल्ड, और जो आपके जिसके अंदर स्किल होती है उसको सम्मान दिया जाता है, उसके स्किल अंदर जिसके अंदर स्किल नहीं होती है उसको सम्मान नहीं दिया जाता, इसके अंदर स्किल नहीं होती उसको सम्मान नहीं दिया जाता। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज क्या होता है? आलोचना करना। क्रिटिसाइज कहते हैं वो बहुत क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। तो क्रिटिसिज्म क्या है? द डिफिनेशन ऑफ ट्राइबल इज क्रिटिसाइज्ड सिंस दे शुड नॉट बी आइसोलेटेड, यानी कि आदिवासियों की जो परिभाषा है उसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उनके अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए, आइसोलेटेड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड शुड बी मिक्सड विद द लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि वो हमारे देश का हिस्सा है और उन्हें बड़ी आबादी के साथ मिलाया जाना चाहिए। वो हमारे देश का हिस्सा ही तो है, तो उनकी बड़ी आबादी के साथ मिलाया जाए, उनको रहन सहन उनका वैसे धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, सीख के उनको मिलाया जाएगा अगर। तो ये है। तो कास्ट्स आर डूइंग ट्राइबल ऑक्यूपेशन एंड ट्राइबल आर डूइंग कास्ट ऑक्यूपेशन, यानी कि जाति। तो आगे बात करते हैं, आगे अपना क्या है? ट्राइबल नॉट ऑलवेज इन आइसोलेशन, यानी कि ट्राइबल जो हैं वो हमेशा क्या थे? अलग नहीं थे। ट्राइबल जो हैं वो हमेशा अलग नहीं थे, हमेशा वो आइसोलेशन में नहीं थे, हमेशा उनमें अलगाव नहीं था। तो क्या कह रहा है? दे वर नॉट ऑलवेज आइसोलेटेड, वो हमेशा क्या थे? अलग थलग नहीं थे। बट व्हेन द ब्रिटिश केम दे एक्सप्लॉइटेड ट्राइबल, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया? ट्राइबल को क्या किया? एक्सप्लॉइट, या उनको शोषण करना चालू कर दिया। क्या किया? उनका शोषण करना शुरू कर दिया, ट्राइबल्स का शोषण शुरू कर दिया। ठीक है ना, शोषण। फिर क्या हुआ? दे हैव बीन पार्ट ऑफ मैनी किंगडम लाइक द गोंड एंड दे हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मध्य प्रदेश, यानी कि आदिवासी ने एक नाम आदिवासी वाद रखा। ठीक है, उन्होंने ट्राइबलिज्म एक नाम रखा और वे गोंडों की या गोंड की तरह कई राज्यों का हिस्सा रहे और मध्य प्रदेश में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन राजस्थान मैनी ट्राइबल वर अ पार्ट ऑफ द राजपूत एंड दे वर अ पार्ट ऑफ मिलिट्री सेटअप, यानी कि राजस्थान में कई आदिवासी राजपूत जाति का हिस्सा थे और वे सैन्य व्यवस्था का हिस्सा थे। देवर ट्रेड इन सॉल्ट, वो क्या करते थे? नमक का व्यापार करते थे। क्या करते थे? नमक के व्यापारी थे, नमक के व्यापारी थे। किसके व्यापारी थे बच्चे? नमक के व्यापारी थे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दे लॉस्ट देयर स्टेटस एंड बिकेम कैजुअल लेबर इन प्लांटेशन एंड पीपल एक्सप्लॉइटेड देम, यानी कि क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने अपना दर्जा खो दिया, उन्होंने अपना दर्जा खो दिया और अनौपचारिक हो गए और उनका क्या हुआ? लोग बागानों में उनका शोषण होने लगा। जनजातिवाद तब होता है जब आदिवासी लोग अकेले रहते हैं और ये कहते हैं कि वे गैर आदिवासी से अलग हैं। तो जनजातिवाद क्या होता है? जब आदिवासी लोग क्या कहते हैं कि वे गैर आदिवासी से अलग हैं और वे अकेले रहते हैं, वे अकेले रहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टुवर्ड ट्राइबल सोशल, मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टुवर्ड ट्राइबल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि जनजातियों के प्रति मुख्य धारा का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है? जनजातियों के प्रति मेन जो स्ट्रीम है, मुख्य धारा का, इकोनॉमिक, आपका पॉलिटिकल और ट्राइबल दृष्टिकोण क्या कहता है? तो फॉरेस्ट वर क्लीन्ड टू बिल्ड रोड, लाइफ ऑफ ट्राइबल चेंज कैरेक्टरिकली वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, यानी क्या हुआ? जब क्या हुआ? जंगल भाई कटने लगे, उनका घर क्या था? जंगल था, जंगल कटने लगे, रोड्स बनने लगी। भाई रोड बनानी तो जंगल काटने पड़े, अब जंगल काटने पड़े तो उनका जो निवास था वो क्या हुआ? अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि वो कहाँ रहते थे? वो जंगल में रहते थे, तो उनका निवास भी जो था वो अस्त व्यस्त हो गया। तो जंगल कटने से क्या हुआ? उनके ऊपर बड़ा प्रभाव तगड़ा पड़ा। तो मनी लेंडर गेव मनी टू ट्राइबल एंड चार्ज ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो मनी लेंडर थे वो ट्राइबल से ज़्यादा पैसा लेते थे, सॉरी ट्राइबल को पैसा देते, तो पैसा तो देते थे लेकिन उनसे ब्याज ज़्यादा लेते थे। क्या लेते थे? उनसे ब्याज ज़्यादा लेते थे, ह्यूज इंटरेस्ट लेते थे, ब्याज जो है वो अधिक लेते थे उनसे, और पैसा देते थे लेकिन ब्याज अधिक ले लेते थे, ब्याज में ही डूब जाते थे बेचारे। क्या होते थे? ब्याज में ही डूब जाते थे। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड माइनिंग वॉज इंट्रोड्यूस, इस काल के दौरान क्या हुआ बच्चे? खनन शुरू हुआ, माइनिंग शुरू हुई। ब्रिटिश स्टार्ट रिजर्विंग फॉरेस्ट फॉर देमसेल्फ व्हेन ट्राइबल प्रोटेस्ट एक्सक्लूसिवली रिजर्व एरिया ऑफ पार्टिशली रिजर्व एरिया ऑफ ट्राइबल लैंड फॉर ट्राइबल टू यूज, यानी कि क्या हुआ? आदिवासियों के उपयोग के लिए आरक्षित क्षेत्र या आंशिक रूप से आरक्षित जनजाति भूमि का चलन चल गया। ठीक है, आरक्षित होने लगी उनके लिए भूमि।
फिर सोशियोलॉजिस्ट हैड टू व्यूज, सोशियोलॉजिस्ट थे उनके दो व्यू थे, क्या उनके दो दृष्टिकोण या दो विचार कह सकते हैं उनको। एक क्या था, अलगाववाद या आइसोलेशनिज्म, आइसोलेशन। लेट द ट्राइबल हैव देयर प्रिवेसी बट दिस शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर, यानी कि जो जनजाति हैं उनकी अपनी प्रिवेसी होनी चाहिए, हर आदमी की अपनी प्रिवेसी होती है, अपना एकांत होता है, उनकी अपनी प्रिवेसी होनी चाहिए, लेकिन उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए मनी लेंडर्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि आदिवासियों को उनकी निजता मिले, उनकी प्राइवेसी मिले, लेकिन साहूकार जो है उनका शोषण ना करें। फिर क्या था, इंटीग्रेशन लिस्ट, क्या था, इंटीग्रेशनलाइजेशन, इंटीग्रेशनलाइजेशन क्या था, इंटीग्रेट लिस्ट था। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इंटीग्रेट देम एंड ट्रीट देम एज लोअर क्लासेस कास्ट एंड गिव देम द फैसिलिटीज, यानी कि वे समाज का हिस्सा हैं, उन्हें एकीकृत करें और उनके साथ निम्न वर्ग की तरह व्यवहार करें तथा उनके सुविधाएं प्रदान करें, यानी वे समाज का हिस्सा हैं, उन्हें एकीकृत करें और उनके साथ निम्न वर्ग की तरह व्यवहार करें तथा उन्हें सुविधाएं प्रदान करें, चलिए अगला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, संविधान सभा, हमारा संविधान, भारत का संविधान, मुझे पता नहीं कि संविधान वर्ड बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत लगाव है संविधान वर्ड से, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बहुत अच्छा लगता है सुनते ही, भारत का संविधान, बहुत एकदम अटैचमेंट है मेरा संविधान से। चलिए, तो पढ़ा भी मैंने बहुत अच्छे से। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या हुआ, संविधान बनाने के लिए एक 7 लोगों का समूह आया, क्या आया, एक 7 कई लोगों का समूह जो था वो संविधान बनाने के लिए इकट्ठा हुआ, और इसको बनने में पता है कितना समय लगा था, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लग गया था, ठीक है ना। और तो पीपल केम फ्रॉम ऑल एरिया एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि लोग जो थे वो सभी एरिया और सभी जाति के वर्गों से आए थे, सभी जाति के वर्गों से लोग आए थे यहाँ पे भाग लेने। लोअर कास्ट एंड ट्राइबल्स, और क्या आए थे बच्चे, यानी कि आपके लोअर कास्ट एंड ट्राइबल, दे वर स्पेशल प्लेन्स, ट्राइबल प्लेन्स दैट स्पोक अबाउट गिविंग देम रिजर्वेशन, यानी कि क्या हुआ, निचली जाति और आदिवासी के बारे में बहुत सारे मामले उठाए गए, निचली जाति और आदिवासी के बारे में बहुत सारे मामले उठाए गए और उनके रिजर्वेशन की बात करी गई, क्या करी गई, और उनके रिजर्वेशन की बात करी गई बच्चों। इसके बाद क्या हुआ, दे हैव इंक्लूड इन द 5 ईयर प्लान्स, दे हैव इंक्लूड इन द 5 ईयर प्लान, इंटीग्रेटेड देम थ्रू रिजर्वेशन एंड अपलिफ्ट देयर स्टेटस, यानी कि क्या हुआ, आरक्षण के माध्यम से उन्हें एकीकृत करें और उनकी स्थिति को ऊपर उठाएं, एकीकृत करें और उनकी स्थिति को ऊपर उठाएं, ये कहा गया। फिर क्या हुआ, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय विकास बनाम जातीय विकास। तो बिल्डिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बाय कटिंग द फॉरेस्ट, यानी कि वनों को काटकर क्या जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, वनों को काटकर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण। इट प्रिवेंट फ्लड, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, इसने क्या किया, बाढ़ को रोका, ठीक है, बिजली और सिंचाई की सुविधा प्रदान की। टेकिंग अवे लैंड एंड ऑक्यूपेशन फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, नो रिहैबिटेशन फॉर ऑक्यूपेशन, यानी कि क्या हुआ, प्राकृतिक आवास से भूमि और कब्जा छीनना, कब्जे के लिए कोई पुनर्वास नहीं। फॉर एग्जाम्पल सरदार सरोवर डैम रिवर नर्मदा, यानी नर्मदा पे कौन सा डैम था, सरदार सरोवर बांध था नर्मदा पे, ठीक है था। फिर था आपका फिर फॉरेस्ट आर रिच इन मिनरल, फॉरेस्ट आर रिच इन मिनरल, जंगल जो थे वो खनिज से भरपूर थे, जंगल जो थे वो मिनरल में रिच थे, जंगल में ऑर्गेनिक मैटर भी रिच होता है। एंड क्यों होता है, क्योंकि जंगल में क्या होता है, पत्ते जो होते हैं पेड़ के वो गिरते हैं नीचे, फिर कंपोजिशन होता है, उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो जंगल में ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा होता है, ठीक है, वो जंगल जो मिनरल में भी और ऑर्गेनिक मैटर में भी रिच होते हैं। दिस डिस्प्लेसेस ट्राइबल, नॉन ट्राइबल हु केम फॉर सेटिंग अप रिसोर्ट, होटल और रिक्रिएशन डिस्प्यूट लाइफ ऑफ ट्राइबल, so many people came into the tribal culture get coded and diluted, example नॉर्थ ईस्ट स्टेट झारखंड आर मोस्ट अफेक्टेड, यानी कि क्या कह रहा है कि गैर आदिवासी जो थे
मनोरंजन के लिए क्या करते थे, रिसॉर्ट होटल स्थापित करने के लिए आते थे और आदिवासियों के जीवन को बाधित कर देते थे। भाई वो जंगल में रह रहे हैं आदिवासी, अब वहाँ काट के वहाँ रिसॉर्ट होटल बनाओगे तो उनका जीवन तो बाधित होगा ही होगा। तो इसीलिए तो बहुत से लोग क्या करते थे, आदिवासी संस्कृति में शामिल हो जाते थे, आदिवासी संस्कृति में शामिल हो जाते थे और उसे कमजोर कर देते थे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर राज्य झारखंड सबसे अपने प्रभावित है। ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे यानी कि जनजातीय पहचान कब, आज जनजातीय पहचान। तो द लाइफ ऑफ द ट्राइबल हैज चेंज ट्रेमेंडसली बिकॉज ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू मेन स्ट्रीम, यानी कि मुख्य धारा में शामिल होने के कारण आदिवासियों के जीवन में काफी बदलाव आया। मुख्य धारा में शामिल होने के कारण आदिवासी को जीवन में काफी बदलाव आया। इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन all four area: social, cultural, political and economic. A lot of tribal revolt and movement have taken place in rebellion. यानी कि क्या हुआ, मुख्य धारा में शामिल होने के कारण आदिवासी के जीवन में काफी बदलाव आया। मेन स्ट्रीम में शामिल होने के कारण इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक चारों क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। यानी उनके सामाजिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक और सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, चारों जगहों पर प्रभाव पड़ा। विद्रोह आंदोलन में विद्रोह होना चालू हो गए। फिर क्या हुआ बच्चों, फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। हाँ, फिर क्या हुआ, चलिए। दिस हैज रिजल्टेड इन अ फ्यू चेंज, इससे कुछ बदलाव हुए, कुछ परिवर्तन हुए। तो इन सम स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, इन मणिपुर एंड नागालैंड आर डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया। इन सम स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, इन मणिपुर यानी कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्य मणिपुर और नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। द मेन पावर इज प्रेजेंट विद द नॉन ट्राइबल, मुख्य शक्ति गैर आदिवासियों के पास मौजूद है, इसलिए वे हिंसक विद्रोह करते हैं। Thus they have violent revolt. The civil rights have been crucial and tribal do not enjoy same freedom as rest of the country, do not have some same rights. The political situation of the newly formed state is still not in the control of the tribal. This is because the non-tribal are more politically powerful, knowledgeable and still in control. The tribal do not have any political experience. Actual decisions are taken by the non-tribal central government. देखिए क्या कह रहा है, इससे कुछ बदलाव आया। जैसे क्या हुआ, मुख्य शक्ति, जैसे जो मेन पावर है वो गैर आदिवासी लोगों के कारण, आदिवासी के पास मेन पावर तो है नहीं, तो मेन पावर किसके पास है, गैर आदिवासी जो है उनके पास मेन पावर है, मेन स्ट्रीम है। तो इसलिए वे क्या है, हिंसक विरोध करते हैं और नागरिक अधिकारों में कटौती की गई और आदिवासियों को वैसी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है जैसी कि देश के बाकी लोग हुए। भाई जैसे हम लोग फ्रीडम प्राप्त है, जैसे हम लोग को इंडिपेंडेंस है, वैसे आदिवासियों को नहीं है, बाकी लोगों की तरह उनका जीवन नहीं है बेचारों का, ठीक है, तो बाकी की तरह नहीं प्राप्त है। तो जो नवगठित राज्य थे वहां की राजनीतिक स्थिति अभी भी आदिवासियों के नियंत्रण में नहीं थी, क्योंकि ऐसा इसलिए था जो गैर आदिवासी लोग थे वो आर्थिक रूप से ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास ज़्यादा नॉलेज था और उनके पास क्या था, ज़्यादा जानकारी थी, इसीलिए तो उनके सब नियंत्रण में था, तो आदिवासी के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वास्तविक निर्णय गैर आदिवासी या केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते थे, यानी आदिवासी जो है उनके लिए ये मुश्किल की घड़ी थी। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा, अ न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ ट्राइबल हैज इमर्ज टुडे, यानी कि आज क्या है, आदिवासियों के एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग उभरा है। आज आदिवासियों का, ट्राइबल्स का एक नया और शिक्षित मध्यम वर्ग उभरा है, यानी एजुकेशन को लेकर क्या आ रही है, इनमें उमंग आ रही है। तो बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन दे हैव बीन एजुकेटेड, क्या होता है, आरक्षण के कारण वो शिक्षित हो जाते हैं, आरक्षण जब से मिला तो उनको शिक्षा का अधिकार मिला, वो शिक्षित हुए। द जॉब अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस इंप्रूव। भाई जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हुई, बढ़ी, वो शिक्षित हुए, उनको नौकरी मिली तो पैसा आया, भाई लिविंग स्टैंडर्ड कैसे डिपेंड करता है, कैसे अच्छा होता है भाई, वो शिक्षित हुए। पहले क्या करते थे, अशिक्षित थे तो उनको कोई काम नहीं था ढंग का, ऐसे ही काम करते थे, लेबर मजदूरी, गंदी वाले काम। तो शिक्षित हुए, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी,
जॉब्स मिली तो पैसा आया, पैसा आया तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हुआ, पैसा आया तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, बेहतर हुआ। दिस ट्राइबल एलाइट इन्फ्लुएंस द लोअर क्लास ट्राइबल टू एजुकेट देमसेल्फ। They are creating awareness among the tribal community occupying job. Assertion of tribal identity is one of the rise because the tribal are being educated. They want to be part of the development taking place in their area. They want control over all aspect of their life, social, economic. देखिए क्या कह रहा है, हुआ क्या भाई, जॉब्स मिली, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, ठीक, जॉब्स मिली और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, क्लियर है इतनी बात। फिर आदिवासी अभिजात वर्ग के, निम्न वर्ग के आदिवासी के शिक्षित करने के लिए प्रभावित किया और जनजातीय समुदाय के बीच क्या हुई, जागरूकता पैदा कर रहे थे, नौकरियां हासिल कर रहे थे, यानी उनके बीच क्या आ रही थी, अवेयरनेस आ रही थी, वो नौकरियां क्या कर रहे थे, हासिल कर रहे थे, ठीक है। आदिवासी पहचान की मांग बढ़ रही थी, जब नौकरी हासिल करने लगे, डेवलप होने लगे, तो उनकी पहचान की मांग क्या हुई, बढ़ने लगी, तो आदिवासी शिक्षित हो रहे थे, क्या हो रहे थे, आदिवासी शिक्षित हो रहे थे, इसलिए वे अपने क्षेत्र में हो रहे विकास का हिस्सा बनना चाहते थे। भाई अब जब शिक्षित होते हैं तो हर अच्छी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि मुझे भी जानकारी, मुझे भी नॉलेज है, मुझे भी पता है, मुझे भी इसका हिस्सा बनाओ, तो हर एक डेवलपमेंट का वो हिस्सा बनना चाह रहे थे जब वो शिक्षित हो गए थे। और जीवन के सारे पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सारे पहलू पे नियंत्रण चाहते थे, सारे पहलू पे नियंत्रण चाहते थे। साथ ही वे अपनी आदिवासी पहचान, अपनी संस्कृति को भी बनाए रखना चाहते थे, यानी कि अपनी आदिवासी पहचान और संस्कृति को भी बनाए रखना चाहते थे, ठीक है ना, उसको भी बनाए रखना चाहते थे। आदिवासी चेतना को विकसित कर रहे थे, आदिवासी चेतना को विकसित कर रहे थे। अब आगे करता है फैमिली एंड किनशिप, यानी कि आपका परिवार और रिश्तेदारी, परिवार और रिश्तेदारी, परिवार व रिश्तेदारी, परिवार व रिश्तेदारी। तो क्या होती है फैमिली, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर आइदर लीगली बाय मैरिज और बायोलॉजिकली बाय ब्लड, ठीक है, अ यूनिट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एज सेंशनिक्ड बाय सोसाइटी, बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस, सिक्योरिटी एंड अ सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, बिलोंगिंगनेस एंड क्या लिखा है, चलिए जो भी, चलिए तो क्या कह रहा है, परिवार क्या है, देखिए अब आसान बात समझिए, परिवार क्या है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें आप एक दूसरे से या तो बायोलॉजिकली ब्लड के द्वारा कनेक्टेड है या तो आप विवाह के द्वारा कनेक्टेड है, यानी कि आपने विवाह कर लिया तो आपकी पत्नी आपका परिवार हो गई, आपके बच्चे हुए तो ब्लड आपका खून उनमें दौड़ रहा है तो ब्लड से आपके बच्चे हो गए, तो ये क्या है, आपका परिवार। आपके जो माँ बाप हैं उनमें उनका खून आप में दौड़ रहा है तो आप उनके क्या हो गए, परिवार हो गए। तो दो रीज़न है जुड़ने के, या तो आप ब्लड से जुड़े हों या तो आप विवाह के द्वारा जुड़े हों, इन दो कारणों से अगर आप किसी से जुड़ते हैं तो आपका परिवार कहलाता है, यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे से कानूनी रूप से विवाह के द्वारा या जैविक रूप से रक्त के द्वारा संबंधित होते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत अनुसार का एक साथ रहने वाला लोगों का इकाई है। एकजुटता, सुरक्षा और त्याग, अपनेपन की भावना का बंधन होता है, यह एक सार्वभौमिक स्थायी बंधन है, यानी कि कहाँ परिवार में क्या होता है, एक त्याग की भावना होती है, पिता क्या करता है, अपने पुत्र के लिए त्याग करता है, माँ क्या करती है, अपने पुत्र के लिए त्याग करती है, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, बच्चे भी माँ बाप के लिए त्याग करते हैं, तो एक त्याग की भावना होती है आपस में। और क्या, एकजुटता होती है, आपको कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा, कितना भी आपको डांटे मक्कारे, कितनी भी आपको गाली दें, लेकिन आपके सबसे पहले आपके साथ कौन खड़े होंगे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका परिवार आपके सामने सबसे पहले खड़ा होता है। तो एक एकजुटता की भावना होती है और एक अपनेपन की भावना होती है। कितना भी आपको डांट लें फिर आपसे पूछेंगे भी आके क्या हो गया बच्चे, क्यों परेशान है, तो एक अपनेपन की भावना होती है। आपको तकलीफ होती है तो तकलीफ उन्हें भी होती है, आपको तकलीफ होती है तो तकलीफ उन्हें भी होती है, तो यही क्या होता है, परिवार होता है। तो आप दो कारणों से, या तो कानूनी तौर पे शादी के द्वारा आप जुड़े हैं या तो बायोलॉजिकली रक्त के द्वारा आप जुड़े हैं, तो ऐसा समूह क्या कहलाता है बच्चे, ऐसा समूह कहलाता है परिवार, ठीक है। किनशिप क्या होती है, रिश्तेदार, अरे रिश्तेदार तो मत पूछो भैया, रिश्तेदार तो ना ही पूछो भैया। अच्छा रिश्तेदार कैसे होते हैं पता, रिश्तेदार जो है रिश्तेदार क्या होते हैं, रिश्तेदार मान लीजिए आप अभी आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो बढ़िया से और आप अच्छे मार्क्स ले आओगे सोशियोलॉजी में, तो आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा तो रिश्तेदार बैठे होंगे, आज इसको फ़ोन करते हैं, खूब खेलता था ना, देखते हैं रिजल्ट में फेल हुआ होगा, मज़ा आएगा, फ़ोन करेंगे, हेलो हाँ बच्चा रिजल्ट आ गया, क्या क्या सोशियोलॉजी में फुल मार्क्स आ गए, ए हमारी 2 रोटी कम कर देना, हमारी भूख मर गई। अच्छा सोशियोलॉजी में कम मार्क्स, फुल मार्क्स आ गए, चलो ठीक है, अच्छा बच्चा रखते हैं, हमारे लिए रोटी मत बनाना, सब भूख चली गई हमारी। और दूसरी मान लीजिए आप सोशियोलॉजी, अब आप क्लास नहीं ले रहे हैं मेरी, आप सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, अब आपके सोशियोलॉजी नंबर कम आए या नंबर आपके नहीं फेल हो गए आप मान लीजिए, अब आपका रिश्तेदार फ़ोन करेंगे आपको, हेलो
हाँ भैया रिजल्ट आ गया, सोशियोलॉजी में क्या रहा, क्या फेल हो गए, हमारी 2 रोटी बढ़ा लेना, आज भूख लगी बहुत जोर, फेल हो गए, अच्छा मेहनत करो भैया, ऐसे खेल के थोड़ी ना होती है पढ़ाई, चलो अगली बार ट्राई करना, फिर हो जाएगा। फिर आपसे खूब लंबी बात करेंगे, हाँ और क्या, और बताओ अब क्या आगे क्या सोचा, अब तो तुम फेल हो गए, 2 रोटी बढ़ा लेना हमारी, आज भूख लग गई है। वो मज़ा आ गया न्यूज़ सुन के, आज फेल हो गए और वहीं पास हो गए, क्या फुल मार्क्स आ गए, रोटी कम कर देना हमारी, चलो रखते हैं भैया। तो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे रिश्तेदार, यानी कि आपके नंबर अच्छे आ गए तो रिश्तेदार आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और नंबर आपके नहीं है तो लंबी बात चलेगी, उनकी भूख भी मर जाएगी अगर नंबर आपके। तो ये होते हैं रिश्तेदार। खैर मजाक की बात थी, ऐसे नहीं, तो जस्ट किडिंग भाई, मजाक वाली बात थी। लेकिन रिश्तेदार ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन अच्छे सब नहीं होते। तो परिवार यानी कि रिश्तेदार, किनशिप, अ पर्सन रिलेटेड टू द अदर बायोलॉजिकली और लीगली, बायोलॉजिकली ब्लड और कंटिन्यूस पेरेंट, लीगली मैरिज, ऑल लीगल स्पाउस इन लॉ। देखिए जैविक या कानूनी रूप से एक दूसरे से संबंधित, यानी कि रिश्तेदार क्या होते हैं, जैसे आपके फूफा हो गए, मामा मामा हो गए, ये सब क्या होते हैं, थोड़े थोड़े ये रिश्तेदार होते हैं आपके भाई। ये परिवार कैसे नहीं, ये रिश्तेदारी में आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिश्तेदारी में आते हैं। यानी जैविक रूप से रक्त नहीं, सगे जैसे नहीं, माता पिता जैसे नहीं, और रक्त से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी बहन है, उसकी कल को शादी होगी, वो और कहीं घर में जाएगी, वहाँ उसके बच्चे होंगे, तो उसके बच्चों के आप मामा हुए, तो उनके लिए आप, उनके बच्चों के लिए क्या होगा, आप रिश्तेदार हो गए। ठीक है, अपनी बहन के लिए तो परिवार, उनके बच्चों के लिए, उनके ससुराल के लिए आप क्या हो गए, रिश्तेदार हो गए, यानी उनके ससुराल के लिए क्या हो गए, रिश्तेदार हो गए आप। तो कानूनी तौर पर क्या, ऐसे जो होते हैं वो रिश्तेदार, ससुराल वाले लोग होते हैं वो रिश्तेदार हो गए। ठीक है, फिर आती क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। अब देखिए साइज के अकॉर्डिंग फैमिली का क्लासिफिकेशन किया गया, साइज के अकॉर्डिंग फैमिली का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। साइज को देखते हुए फैमिली को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। कैसे बांट दिया गया, फैमिली को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, साइज को देखते हुए। कैसे बांटा है बच्चे, देखिए कैसे। तो आपकी सबसे पहले कौन सी, न्यूक्लियर फैमिली। आप समझिए न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली जो होती है इसको एकल परिवार भी कहते हैं। ठीक है ना, एकल परिवार भी कहते हैं। ठीक है, इस परिवार में बच्चे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इस परिवार में क्या होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, इसमें कौन रहेगा, इसमें माता पिता रहेंगे, इसमें पेरेंट्स रहेंगे, और उनके बच्चे रहेंगे। ठीक है, और उनके चिल्ड्रन या बच्चे रहेंगे। ठीक है, और उनके क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे। ठीक है, पेरेंट्स और उनके बच्चे जिसमें रहेंगे, यानी कि आप रहते हैं और आपके माँ बाप अगर रहते हैं, तो आपकी फैमिली कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है। कैसी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। फिर दूसरा वहीं पे क्या आता है, ज्वाइंट फैमिली। क्या आता है, ज्वाइंट फैमिली आता है। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली, इसको संयुक्त परिवार भी कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली क्या होती, संयुक्त परिवार। ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है बच्चे, क्या रहेंगे, मान लीजिए आप रहते हैं, आपके माता पिता भी रहते हैं, और आपके कौन रहते हैं, और आपके दादा दादी भी रहते हैं, आपके दादा दादी भी रहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या रहेंगे, कौन कौन रहेगा, ग्रैंड पेरेंट रहेंगे, और कौन रहेगा, पेरेंट रहेंगे, और कौन रहेगा, चिल्ड्रंस रहेंगे या चाइल्ड्स रहेंगे। ठीक, बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है। कौन सी होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है। फिर ज्वाइंट के बाद क्या आती है, एक्सटेंडेड फैमिली आती है। क्या आती है, एक्सटेंडेड फैमिली आती है। तो एक्सटेंडेड, विस्तारित परिवार, ये क्या होता है, विस्तारित परिवार में क्या होता है, आप रहेंगे, ठीक है, आपके माता पिता रहेंगे, ठीक है ना, आपके दादा दादी रहेंगे, और कौन रहेगा, आपके चाचा चाची भी हैं। यहाँ पे पता चला चाचा और चाची भी हैं। ठीक है, और आपके ताऊ ताई भी रह रहे हैं अगर मान लीजिए ऑप्शन में। तो ये सब क्या होंगे, ये आपकी
क्या होगी, एक्सटेंडेड फैमिली। यानी फैमिली कितने प्रकार की, 3 तरह की। न्यूक्लियर या एकल परिवार क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जहां पे सिर्फ बच्चे और माता पिता यानी आप और आपके मम्मी पापा रहते हैं और कोई नहीं रहता, इस तरह का परिवार क्या रहता है, न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। वहीं पे ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार में आप रहेंगे, आपके मम्मी पापा रहेंगे और आपके दादा दादी यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी, आपके बाबा और दादी या दादा और दादी, मम्मी पापा और आप ये रहेंगे, तो आपकी क्या होगी, ज्वाइंट फैमिली होगी। नहीं, आप रहेंगे, आपके मम्मी पापा और आपके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा अगर रहते हैं तो क्या होगी, ज्वाइंट फैमिली होगी। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, उसमें आप रहेंगे, आपके मम्मी पापा रहेंगे, आपके दादा दादी हैं और अगर साथ ही आपके चाचा चाची, आपके पापा के भाई वगैरह भी रहते हैं, आपके बड़े भाई पापा के, छोटे भाई पापा के, ये सब भी रहते हैं, तो क्या हो जाएगी, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 तरह के क्या होते हैं, परिवार होते हैं। फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है रेजिडेंस, निवास के स्थान। तो एक होता है पैट्रीलोकल, क्या होता है, पैट्रीलोकल, और एक होता है मैट्रीलोकल। तो पैट्रीलोकल में क्या होता है, शादी के बाद जो है लड़की कहाँ जाती है, आफ्टर मैरिज गर्ल गोज टू बॉयज हाउस। लड़की शादी के बाद लड़के के घर जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं, पैट्रीलोकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैट्रीलोकल कहते हैं। और लड़की अगर शादी के बाद, लड़का अगर जाएगा शादी के बाद, लड़का अगर लड़की के घर जाता है तो इसे मातृ स्थानीय या मैट्रीलोकल कहते हैं। ठीक है ना। और नियोलोकल क्या होता है, जिसमें कपल जो होते हैं वो अपना घर बनाते हैं, अलग चले जाते हैं, ना मम्मी पापा, ना लड़की के घर ना लड़के के घर, वो अपने अलग घर चले जाएंगे। ठीक है ना, यानी वो अपने अलग घर चले जाएंगे, तीसरे घर। तो शादी के बाद लड़की जब, जैसे हमारे आम तौर पे होता है, शादी के बाद लड़की लड़के के घर ही जाती है, आमतौर पे जो हमारे समाज में होता है वो पैट्री लोकल है। क्या है, पैट्री लोकल है। और जिस समाज में लड़का लड़की घर जाता है वो मैट्री लोकल होता है। जिस समाज में लड़का लड़की दोनों कहीं नहीं जाते, दोनों तीसरी जगह अपना घर बना लेते हैं, वो क्या होता है आपका, वो होता है नियो लोकल। ठीक है ना, वो होता है नियो लोकल। फिर क्या है, डिसेंट, डिसेंट क्या है, तो पितृवंशी यानी कि पैट्रियानिल, पितृवंशी, पितृवंशी। इसमें वंश क्या होता है, पिता से चलता है। तो मेल सरनेम इज एडॉप्टेड, इसमें क्या होता है, पुरुष का उपनाम चलता है। सरनेम किसका चलता है, पुरुष का चलता है। यानी इसमें अगर मैं हूंगा तो मेरी जो इसमें क्या होगा, तो वंश क्या करता है, वंश का पता किससे चलता है, पिता से चलता है। और संपत्ति पुरुष को विरासत में मिलती है, संपत्ति प्रॉपर्टी जो है वो लड़के को मिलती है, लड़की को नहीं। तो मातृवंशी जो आपका है, जो आपका क्या है, मैट्रियलियन है, इसमें क्या होता है, माता का नाम चलता है, माता का सरनेम चलता है और वंश का पता माता से चलता है और संपत्ति महिलाओं को विरासत में मिलती है, संपत्ति महिलाओं को विरासत में मिलती है। तो आपका पितृवंश जो हमारे यहाँ अधिकतर चलता है, मोस्ट कॉमन जो है पितृवंश ही है। हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन है वो पितृवंश ही है। वंश का कहता पिता से चलता है, संपत्ति लड़के को मिलती है और पिता का उपनाम चलता है, ये सब कॉमन है। लड़की अगर चली जाती तो लड़के का उपनाम उसको लग जाता है, ये सब कॉमन है। और मैट्रियार्कल जो सोसाइटी, वहाँ पे क्या होता है, माता का नाम चलता है, माता से वंश चलता है, माता ही को क्या। अब बाइनियर क्या है, क्या है, बाइलिनियर यानी कि द्विरेखी। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी शेयर, प्रॉपर्टी क्या होती है, शेयर होती है। जो चल संपत्ति है वो लड़की को मिलती है और जो अचल संपत्ति है वो लड़के को मिलती है। यानी कि जैसे आपका मनी हो गया, मनी, या आपके गहने हो गए, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी हो गई, ये किसको मिलती है, ये लड़के को मिलती है। और आपकी प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, ये सब किसको मिलता है, ये लड़के को मिलता है। यानी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति में बढ़ जाता है। तो मनी और ज्वेलरी किसको मिलती है, ये गर्ल को मिलती है। और प्रॉपर्टी और लैंड किसको मिलती है, बॉय में, दोनों में बढ़ जाती है। जो चल संपत्ति होगी, पैसा होगा, पैसा गाड़ी महंगा घर, ठीक है, तो पैसा होगा। और जो ज्वेलरी होगी वो लड़की को मिलेगी और जो प्रॉपर्टी और जमीन होगी वो लड़के को मिलेगी। ऐसे संपत्ति को डिवाइड कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं, बाइलिनियर कहते हैं। फिर द डाइवर्स फॉर्म ऑफ द फैमिली, फैमिली की क्या है, डाइवर्स फॉर्म क्या है, परिवार के विविध रूप की बात करें, परिवार के विविध रूप क्या क्या है, तो एक होता है पैट्रियार्कल, क्या होता है, पैट्रियार्कल, पितृसत्ता, जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है, पितृसत्ता। इसमें क्या होता है, पावर एंड अथॉरिटीज विद द मेल हु मेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन। यानी कि पावर और अथॉरिटी जो मेल के पास होती है, मेल एकदम कालीन भैया की तरह होते हैं मिर्जापुर के, पावर अथॉरिटी मेल के पास होती है और सारे डिसीजन मेल लेता है। जैसे हमारे यहाँ कॉमन है, जैसे मम्मी से कोई बात बोलते हैं, मम्मी दोस्त बुला रहे हैं पार्टी करने चले जाएं, हमको नहीं पता भैया, पापा से पूछो, तुम्हारे पापा कह दें तो चले जाओ। तो कैसे नहीं, पापा की चलती घर में, पापा से पूछ लो भाई, पापा कह देंगे तो हाँ होगा, हमें नहीं पता भैया, पापा से पूछो, अरे हमको नहीं पता, पापा जाने और तुम जानो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पापा कहेंगे तो ही होगा, अरे भैया पापा गुस्सा होंगे, अरे भैया पापा पापा। तो क्या होती है, पितृसत्ता, यानी कि पापा सारे डिसीजन, यानी कि मेल सारे डिसीजन लेता है और मेल के हाथ में पावर होती है, घर का मुखिया मेल।
और मैट्रियार्कल जो होती है मातृ सत्ता होती है, इसमें उल्टा होता है भाई, माता के हाथ में, माता के हाथ में पावर एंड अथॉरिटी इज गिवन टू द फीमेल ऑफ द हाउस, यानी कि जो घर की महिला होती है उनके हाथ में पावर और दिखती है और अथॉरिटी दिखती है। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी इज फाउंडेड, ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय में आपको दिखेगी, और खासी, जंतिया, और प्रॉपर्टी गोज फ्रॉम मदर टू डॉटर, प्रॉपर्टी जो है वो मदर से कहाँ जाती है, डॉटर में जाती है, संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है, उत्तराधिकारी माँ से बेटी को नियंत्रित किया जाता है, उत्तराधिकारी जो है माँ से बेटी जो है वो उत्तराधिकारी बनती है, ठीक है। फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट आपका, तो विमेन वेदर माई ब्रदर इज पेइंग मोर अटेंशन टू माई फैमिली और हिज फैमिली, यानी कि महिलाएं, क्या मेरा भाई मेरे परिवार पर या अपने परिवार पर अधिक ध्यान दे रहा है, पुरुष को अपने परिवार या अपनी बहन के परिवार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के लिए भूमि का संघर्ष अधिक है, महिलाओं के पास केवल प्रतीकात्मक अधिकार है, पुरुष प्रतीकात्मक अधिकार है, वास्तव में शक्ति धारक इसको बावजूद लिंग पुरुष ही शक्ति धारक है। चलिए फिर वर्ड दैट मैटर, अब आप बताइएगा अच्छा कमेंट करके कि आपको क्या पसंद है, आपको पैट्रियार्की पसंद है, आपको पितृसत्ता की तरफ आपका रुझान है, या आपको मैट्रियार्की, या आप चाहते हैं कि मातृसत्ता, आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, जो सत्ता है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो माता के हाथ में होनी चाहिए या पिता के हाथ में होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसके सपोर्ट में, आप किस बात को से सहमत है कि पितृसत्ता सही है कि मातृसत्ता सही है, या दोनों ही नहीं सही, या दोनों को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ बच्चों का ओपिनियन। फिर कम्युनिटी क्या है, अ डिस्टिंक्ट ग्रुप हुज मेंबर आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कंसिशियसली रिकॉग्नाइज कम्युनिटीज एंड बॉन्ड ऑफ किनशिप लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि एक विशिष्ट समूह जिसके सदस्य सचेत रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, मान्यता प्राप्त रिश्तेदारी और भाषा संस्कृति का बंधन है। फिर कोलोनियलिज्म क्या है, एन आइडियोलॉजी बाय विच अ कंट्री सीक्स टू कनक्यूर एंड कनक्लोनाइज ऑफ फोर्सिबिलिटी रूल ओवर अनदर, यानी कि एक विचारधारा जिसके द्वारा कोई देश विजय प्राप्त करना चाहता है और उपनिवेश किसी दूसरे पर जबरन शासन करना। कास्ट क्या है, रिफर टू अ सेगमेंटेड डिवीजन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी एक्वायर्ड बाय बर्थ, यानी कि जन्म से प्राप्त समाज में स्त्रीकरण के खंडी विभाजन को संदर्भ। कास्ट क्या है भाई, जो जन्म से आपको प्राप्त होती है समाज में, एक जन्म से आपको एक मोहर प्राप्त हो जाती है, वही कास्ट है, ठीक है ना। जन्म से जो आपको प्राप्त हो जाती है समाज में, जिस नाम से, जिस जाति से आपको जाना जाता है, वो क्या है, वो क्या कहलाती है बच्चे, वो कहलाती है आपकी कास्ट। क्या कहलाती है, कास्ट कहलाती है। डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, तो एक मध्य या उच्च मध्य जाति जिसकी जनसंख्या अधिक हो, जिसे हाल ही में भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हुआ हो, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण से नहीं बल्कि मध्यवर्ती जातियों से है, ठीक है। फिर क्या है आपका इंडोगेमी, क्या इंडोगेमी क्या है, टू मैरी विद इन अ कल्चरल डिफाइंड ग्रुप ऑफ विच कंसर्न्ड इंडिविजुअल इज ऑलरेडी अ मेंबर, यानी कि किसी सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूह में विवाह करना जिससे संबंधित व्यक्ति पहले से ही सदस्य हो, यानी किसी ऐसे सांस्कृतिक समूह में विवाह कर रहे हैं अगर आप, जिसमें जो व्यक्ति जिससे विवाह कर रहे हैं वो समूह का मेंबर है, पहले से समूह का पहले से मेंबर है, तो क्या कहलाता है आपका इंडोगेमी। फिर फैमिली क्या है, इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय हिज कनेक्शन, द एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली एज्यूम रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एक सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्ति का एक समूह शामिल होता है, अपने संबंध से सीधे जुड़ा होता है, जिसके वयस्क सदस्य जो बच्चों की देखभाल करते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। परिवार क्या होता है, एक समूह होता है जो आपस में जुड़े होते हैं और उनका जो सबसे बड़ा इंसान होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है सबका ख्याल रखने की। फिर जाति क्या है, द वर्ड ऑफ कास्ट रिलीजन स्पेसिफिक हेरिएकल ऑर्डरिंग और कास्ट दैट मैरी विद इन देयर बाउंड्रीज। देखिए जाति क्या है, जाति के लिए शब्द जातियों का एक क्षेत्र विशेष पदानुक्रम जो अपने भीतर विवाह करते हैं, सीमाओं, वंशानुगत व्यवसाय अपनाते हैं और जन्म से ही निश्चित होते हैं, ये क्या है, जाति है। फिर आता है आपका मोनोगेमी, क्या आता है मोनोगेमी, तो मैरिज अलाउ एट एनी गिवन टाइम विद वन वाइफ एंड इन केस ऑफ वुमेन विद ओनली वन हस्बैंड, यानी कि सिर्फ विवाह किस लिए अलाउ, एक पत्नी या एक पति होना चाहिए, एक व्यक्ति से विवाह, एक महिला या एक पुरुष से विवाह अलाउ है, ठीक है। विवाह क्या है विवाह क्या है बच्चे, दो वयस्क व्यक्तियों में मैरिज क्या है, अ सोशल एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रूव सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल टू बिकम किन टू एन अनदर, यानी कि विवाह क्या है, दो वयस्क व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के रिश्तेदार में बनने के लिए सामाजिक रूप से स्वीकृत और स्वीकृत यौन संबंध, यानी कि विवाह क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आप किसी के साथ संबंध बना सकते हैं और समाज उसको स्वीकार कर देता है, उसी को नाम क्या दिया, विवाह दिया। लेकिन विवाह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी से संबंध बना सकते हैं और समाज उस संबंध को जिस नाम से स्वीकार करता है उस नाम को विवाह कहते हैं। संबंध बनाने के आपको विवाह करना पड़ेगा, तो विवाह करने के बाद क्या होता है, आपको समाज भी उस नाम से स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये पति पत्नी हो गए, ये रिलेशन में है, ये साथ में रह सकते हैं, साथ में संबंध बना सकते हैं, ये होता है विवाह।
संस्कृताइजेशन क्या होता है? संस्कृताइजेशन क्या होता है? जब जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग के लोगों के जो कल्चर होते हैं, उनकी जो हैबिट्स होती हैं, उनको कॉपी करते हैं ताकि उनके और निम्न वर्ग के बीच का जो गैप है वो कम लगने लगे। इसी को क्या कहते हैं? संस्कृताइजेशन। क्या कहते हैं? जो नीच जाति के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो अपर कास्ट उच्च जाति के लोगों को जो उनके रिचुअल्स होते हैं, उनकी हैबिट होती है, उनकी चीज़ों को कॉपी करते हैं ताकि वो उनकी सोसाइटी की तरह लग सके और उनके बीच का जो गैप आ रहा है, जो गैप समाज में है, वो कम हो सके, वो भी उनकी तरह लग सकें। जैसे आप कॉपी करते हैं किसी की तरह लगने के लिए। मान लीजिए आपको शाहरुख खान पसंद है तो आप शाहरुख खान की तरह बाल रख लाते हैं या शाहरुख खान की तरह एक्टिंग कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ये तो क्या करते हैं? आप शाहरुख की तरह करने लगते हैं। अगर आप सन्नी देओल पसंद है तो ओए सन्नी देओल की तरह, ताकि वो आपकी उसकी तरह लगने लगे। आप क्यों कॉपी करते हैं? ताकि आप उसके तरह लगना चाहते हैं। आपको लगता है अच्छा मैं भी इसके तरह लगूं, तो आप उसकी चीज़ें कॉपी करने लगते हैं। तो उसके आपके बीच का गैप कम लगे ताकि आप भी शाहरुख खान लगने लगो, ये आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो आप कॉपी करने लगते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके उसके बीच का गैप कम लगे। इसीलिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं वो अपर कास्ट वालों के रिचुअल्स को कॉपी करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्कृताइजेशन कहा जाता है। फिर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? समाज के विभिन्न वर्गों को स्तर या उप समूहों में वर्गीकृत करना, जिससे संपन्न पदानुक्रम सामान्य जाति को साझा कर सके। ठीक है ना। फिर ट्राइब, फिर आता है आपका ट्राइब। क्या आता है? ट्राइब जनजाति क्या है? तो अ सोशल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ फैमिली एंड लिननेस बेस्ड ऑन शेयर्ड टाई ऑफ किनशिप, एथनिकसिटी, कॉमन हिस्ट्री ऑफ टेरिटोरियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक सामाजिक समूह जिसमें परिवार और वंश का संग्रह हो, जो रिश्तेदार, जाति या समाज, इतिहास या क्षेत्रीय राजनीति संबंधों पर आधारित हो। ठीक है। अनटचेबिलिटी क्या है? मेंबर ऑफ द लोएस्ट कास्ट कंसीडर टू बी रिचुअली इम्प्योर टू सच एन एक्सटेंड दैट दे कॉज पोल्यूशन बाय मर्टच। यानी कि कोई अनटचेबिलिटी क्या है? यानी कि ऐसी मान्यता है कि जो छोटी जाति की, जो निम्न जाति के लोग हैं, वो क्या है, वो किसी को अगर छू भी लेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, वो अछूत, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। ऐसी मानसिकता है। क्या है? आपकी अछूत या आपको अनटचेबिलिटी, यानी क्या है? निम्न जाति के सदस्य जो हैं वो धार्मिक दृष्टि से हद तक अशुद्ध माना जाता है उनको, कि वे स्पर्श मास से अपवित्र हो जाएंगे, यानी कि अपवित्र हो जाएंगे। यानी क्या माना जाता है कि जो नीची जाति के लोग हैं वो अगर छू भी लेंगे तो हम क्या होंगे? अपवित्र हो जाएंगे, या हम इम्प्योर हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे। ऐसी मानसिकता जो है इसको क्या कहते हैं? अनटचेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। वर्ण क्या है? लिटरली कॉलर नेशनल वर्जन ऑफ द कास्ट सिस्टम डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू 4 इन ऑर्डर वर्ण और कास्ट ग्रुप नेम्ड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि वर्ण क्या है? आप रंग जाति व्यवस्था या एक राष्ट्रव्यापी संस्करण जो समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 पदानुक्रम वर्णों में विभाजित कर देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बच्चे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरी वीडियो मैंने तीसरा चैप्टर, आपकी जो 3rd चैप्टर है सोशल इंस्टीट्यूशन, उसको क्या कर दिया है? बिल्कुल तरीके से खत्म किया है। आई होप आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं सोशियोलॉजी, या जो आपके क्लासमेट्स हैं जो सोशियोलॉजी में इनको दिक्कत होती है, उनको जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, क्या कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया। इसको कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कम्युनिटी पे अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और कम्युनिटी सेक्शन में जाके एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर होंगे, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पे मैं आपसे बात कर सकूँ और सारी पीडीएफ्स जो हैं, सारे अपडेट्स जो है मैं वहीं पे दे देता हूँ आपको। तो वहाँ हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और हम बातें कर पाएंगे आपस में। तो आपकी कोई समस्या होगी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ पाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट एक बार करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है आपके कमेंट से। तो जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।